ब्लॉगिंग से ज़्यादा अब इस चैनल का वेट रहता है मुझे तो। 5 सेम ईयर वाले रिप्लाईज़ और 22 लाइक्स, बिल्कुल। क्योंकि इसीलिए अगर आपका ऐसा रिस्पॉन्स है तभी मेरी एक्स्ट्रा मेहनत और आपसे कनेक्ट करने की जो मेरी कोशिश है वो सफल होती है। क्योंकि इस चैनल का नाम ही है आओ बहन बातें करें, जहाँ पर मिलती हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। मैं आपके कमेंट पढ़ के सुना रही हूँ वर्ड टू वर्ड, साथ में उनके रियल लाइफ प्रैक्टिकल सोल्यूशन और उन सॉल्यूशंस को अप्लाई करने के बाद उनसे ओवरकम करने की रियल लाइफ स्टोरीज़। तो अगर आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं या मेरे सुझावों से आपकी लाइफ सॉर्टेड हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। सिर्फ यही एक मोटिव है इस चैनल का। तो चलो आज जो एपिसोड 81 में क्वेश्चन आए हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हेलो मैम, कितनी बार आपसे क्वेश्चन किया बट आपने कोई रिप्लाई नहीं किया और साथ में जो हंसते हंसते आंसू निकल जाते हैं वो वाली स्माइली। लेकिन अब सवाल सुनो तो थोड़ा सा मैच नहीं हो रही चीज़ें। मेरा सवाल ये है कि 1 मंथ पहले मेरा भाई एक्सपायर हो गया, फिर मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, उनका ऑपरेशन हुआ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, किसी काम में फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ मैं अब। और इस ऐसे क्वेश्चन के बीच में ये आंसू हंसी से जो निकल जाते हैं ना वो इधर उधर वाले, वो वाली स्माइली डजंट मैच। क्योंकि मैं आपको फेस टू फेस देख नहीं रही, मैं आपको जानती नहीं हूँ। सिर्फ एक बाहर से आपकी प्रॉब्लम को मैं आपके शब्दों के ज़रिए ही समझ पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। तो ध्यान दीजिए अपने शब्दों पर, और ताकि जो आप महसूस कर रही हैं या बताना चाह रही हैं एज इट इज़ मेरे पास आ जाए। खैर, अब मैं इसकी भावनाएं जो मुझे दिखने में लग रही हैं उसे छोड़ के पढ़ने में जो समझ में आ रहा है कि आपके जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आप डिप्रेशन में क्यों हो। डिप्रेशन का मतलब ये है कि हमारी किसी गलती की वजह से अगर हमारी लाइफ ट्रैक पे उतर गई तो होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हम करना चाह रहे थे कर नहीं पाए और अब हम आगे करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी नहीं हो रही, तब वो डिप्रेशन है। लेकिन किसी का चले जाना इस दुनिया से या फिर हारी बीमारी किसी की, वो इंसान के हाथ की बात नहीं है। जो वो झेल रहा है उस चीज़ को, है ना। आपका भाई गया है, अगर वो मैरिड है तो उसकी पत्नी और बच्चे, आपके पिता जो अस्पताल में हैं या सर्जरी से गुजरे हैं, आप अगर खुद डिप्रेशन में चली जाएंगी तो आप उनसे जुड़े हुए जो लोग दुखी हैं या वो खुद जो परेशानी झेल रहे हैं उनको आप क्या सपोर्ट करेंगी, ये सोच के देखिए ना। तो किसी के दुख में मैं मानती हूँ जब अपने किसी पे परेशानी आती है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। बच्चे अभी मेरे आरोही मेरी बीमार हुई, थोड़ी देर के लिए क्या 1-1.5 दिन के लिए दिमाग सुन्न पड़ गया था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद आपको ट्रैक पे आना होता है। बुरा तो लगता ही है ऑब्वियसली, जब हमारे किसी अपने के साथ कुछ भी गलत होगा, डेथ या बीमारी, तो बुरा तो लगता है। लेकिन अगर हम अपना सब कुछ भूल भाल के और उसका शोक मनाने के लिए डिप्रेशन में खुद ही चले जाएं तो हम उसको कैसे संभालेंगे। या किसी की डेथ जिसकी हुई है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनका दुख शायद हमसे ज़्यादा बड़ा है, उनको कैसे संभालेंगे। आपका भाई गया है तो आपके माता पिता का बेटा भी तो गया है, और अगर मैरिड है तो वो बच्चे और बीवी, नहीं भी मैरिड है लेकिन ये एक दुख है और ऑब्वियसली वो दुख आपसे ज़्यादा आपके माता पिता का है। तो आपको डिप्रेशन में जाने वाली जो है कंडीशन मिली है, लेकिन भाई किसी भी तरीके से खुद को खींचना होता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो गया उसकी अपनी नियति थी, अब आप रुक गए, ये आपकी नियति है। उसने अपने कर्मों के हिसाब से जो करना था वो कर चुके। आपके कर्म इस टाइम पे काउंट हो रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। आपको भगवान ने इस परिस्थिति में डाला है ना, अब आप इसमें जैसा भी बिहेव करोगे उसके आधार पे ही आगे का समय निर्धारित होगा। तो किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को आप अपनी एक मान के चलो कि आपको छोड़नी है ये चीज़, है ना। फोकस नहीं कर पा रहे होंगे तो सोच के देखो कि क्या चल रहा होगा दिमाग में, कि जब आप कुछ काम कर रहे हो आपको अपने भाई की बातें याद आ रही होंगी, तो इट इज़ ओके। आप उसे भूल कैसे सकती हो। तो अपने भाई की बातें याद करो, लेकिन अगर आप सोचिए बर्तन मांज रही हैं या आप घर की सफाई कर रही हैं, आपने वो छोड़ दी और फिर आप बैठ गई उसके बारे में सोचने और दुखी होने के लिए, तो क्या वो वापस आ जाएगा। इस सच को एक्सेप्ट करके
और फिर आप अपना काम करिए। उसके बाद अपने माता पिता का जी तोड़ ध्यान रखिए, है ना। ये आपका फ़र्ज़ है। अब आप खुद ही अगर इतनी दुखी हो जाएंगी तो नहीं होता। देखो, कहने को कोई कुछ भी कह ले कि मेरा उससे बहुत बॉन्ड था, ये वो, लेकिन टेक्निकली जो लोग उससे ज़्यादा कनेक्टेड है, एक प्रायोरिटी चार्ट होता है। तो जिसके ज़्यादा नुकसान हुआ है इमोशनल, उसके लिए हमें खड़े होना चाहिए पहले, है ना। इसमें कोई रेस नहीं है। किसी के अगर पति की डेथ हो गई तो सबसे ज़्यादा सफ़र उसकी पत्नी और बच्चे कर रहे हैं। किसी की अगर माँ मर गई तो पत्नी या पति जो भी गया है, उसका जीवन साथी जितना सफ़र कर रहा है उससे भी ज़्यादा उसका बच्चा सफ़र कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि कौन गया है और उसकी मौत से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड कौन है, उसको संभालो, बजाय खुद उसके दुख में इतने डूब जाने के कि आपकी रूटीन लाइफ बिगड़ गई। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाय दी, सेकंड टाइम कमेंट कर रही हूँ, शायद आपको मिला नहीं होगा। मेरे फादर इन लॉ रिसेंट में एक्सपायर हो गए और मेरे 13 इयर्स के बेटे ने उसे सबसे पहले देखा था। वो बहुत डरने लगा है। पहले भी वो सेंसिटिव था, अब तो रूम में अकेले रुकने से भी डरता है। क्या करूं? और मैं जब सोने जाती हूं तो मुझे उनकी डेथ, उनके लास्ट दिनों में फेस और मेरे इन लॉज के ताने, पापा की डेथ को लेकर, यही सब दिमाग में घूमता रहता है। उस वजह से मुझे घुटन सी लगने लगती है, बहुत दम घुटता है। क्या करूं? जानती हूँ पापा बहुत दिनों से बाहर थे, जो कुछ बहू होने के नाते कर सकती थी किया, पर अब एंजाइटी और घुटन बहुत होती है। 15 दिन हो गए पापा को गए। मेरे पापा भी नहीं है, 17 साल पहले हमें छोड़कर भगवान के पास चले गए। तब मैं 9th क्लास में थी। प्लीज़ हेल्प दी। देखो, जब कोई ऐसा हो जाता है ना तो कुछ दिन लगता है, और ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा जो उनके पास था वो मैं थी, मतलब मम्मी से भी ज़्यादा, क्योंकि उनको पाइप वगैरह लगा था, बीमार होके हुए थे। तो मैं उनको उस पाइप से थ्रू खाना देना वाना, वो मम्मी को नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं कर रही थी। मतलब उनके साथ में उस टाइम पे पल पल थी। और जब वो एक्सपायर हुए उसके बाद मैं जब उस तख्त पे लेटती थी तो मुझे वो फील आता था कि हाँ पापा यहाँ हैं, और मुझे उनका सानिध्य महसूस होता था। सेम चीज़ पे मेरी मैरिड बहन थी, वो कहती थी कि मुझे लगता है पापा यहाँ हैं, और उसको डर लगता था। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है। या फिर जब मेरे ददिया, सास और ससुर जब एक्सपायर हुए हैं, तब मेरी सास को लगता था कि मतलब थोड़ा सा डर वाली फीलिंग उनको आती थी, और मुझे उनके कपड़े पहनने में या कुछ है, मुझे लगता था कि जैसे कि उनका आशीर्वाद या उनकी एक वाइब साथ है तो अच्छा लग रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को डर लगता है, किसी को नहीं लगता। और ये डिपेंड करता है, मुझे लगता है कि जो गया है उससे आप प्यार कितना करते थे। दूसरी चीज़, जो गया है कि आपने उसका दिल दुखाया था, तब ये नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा आती हैं कि भाई अब वो इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है उसकी नेगेटिव अब मेरे पे आए चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मिला के होती हैं। अब जो आपके बच्चे ने उसको सबसे पहले देखा बॉडी को, तो वो थोड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट हो गया, लेकिन आप उनको अच्छे से, बच्चे को तो आप ये समझा सकते हो कि बेटा दादू थे, है ना, वो आपको जीते जी भी प्यारी करते थे। तो अगर अब वो जहाँ भी होंगे, गॉड के पास भी होंगे, उनकी बॉडी यहाँ से चली गई है, लेकिन वो आपको ब्लेसिंग देने ही है। अगर यहाँ पे आपको फील होता है या कुछ भी है, उसमें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वो हमारे दादू ही हैं, है ना, हमें प्यार करते थे जो। उसको तो आप धीरे धीरे इस तरीके से उसका डर निकाल दो। और रही बात आपकी अपनी, तो देखो अभी रिसेंटली हुआ है तो कुछ दिन लगता है, नॉर्मल है, खालीपन भी लगेगा, और अगर डरने वाली आपकी टेंडेंसी है तो वो भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगी। घुटन और बंद वाली बात है, थोड़े दिन के लिए बाहर आना जाना शुरू कर दो, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ ऐसा जोड़ लो जिसमें आपका ध्यान बटा रहे। उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसको वहाँ से हटाना शुरू कर दो, ताकि बार बार उस चीज़ पे दिमाग ना जाए। कमरे का मेकओवर कर दो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो 2-3 महीने बाद थोड़ी चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी। जितनी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आप ख़त्म करते जाओगे घर में, उनके मेमोरीज फेड होती चली जाएंगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी सास इतनी बुरी नहीं है, बट कब किस बात पे भड़क जाए पता नहीं, और मेरे काम में कमी निकालती हैं। उनकी आवाज़ भी बहुत तेज़ है, मैं बहुत चुप रहती हूँ बात बढ़ने के डर से, बट बुरा लगता है, मेरी इंसल्ट होती है, कभी कभी बोल देती हूँ तो फिर बात बढ़ जाती है। क्या करूँ प्लीज़ मैम सजेस्ट। देखो, बात तो वही है, आप कोशिश कर रही हो बर्दाश्त करने की फॉर ऑब्वियस रीज़न,
कभी आपको लगता है ज़्यादा हो गया, आपके बोलने से बात बढ़ती है, वो भी ऑब्वियस है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। एक आदमी जो लगातार अपना हुक्म चला रहा होता है, जब उसको पलट के जवाब मिलता है तो वो थोड़ी देर के लिए भड़कता है। अगर आपको ये वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करना है तो जब वो थोड़ी देर के लिए भड़क रही हैं या जब आपने एक बार बोला बात बढ़ गई, उस टाइम पर बैक फुट पर मत आओ, होने दो जितना हो रहा है, एक ही बार होके ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे से समझ में आ जाएगी कि भाई ये इस चीज़ को नहीं लेगी, ऐसी टोन नहीं लेगी। अब थोड़ा हुआ, आप बैक फुट पे आए, आपने माफ़ी मांगी, वापस आ गए, वो फिर शेयर हो गई। अगला दिन फिर वही मतलब रिदम में आ गया वो सारी चीज़ें, बोलना चालना उनका। तो ये है, या तो जैसे चल रहा है अगर आप झेल सकती हो तो ठीक है कि भाई 10 में से 8 बात सुन रही हूँ, 2 नहीं सुनी जा रही, उसका जवाब दे रही हूँ, थोड़ा तमाशा हो रहा है, फिर शांत हो जा रहा है, या तो ऐसे ही चलेगा। और अगर ये है कि ख़त्म ही करना तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी डॉटर 4 ईयर की होने वाली है, नेक्स्ट मंथ सिबलिंग भी प्लान करना है मैं सोचती हूँ कि वो थोड़ी इंडिपेंडेंट बन जाए क्योंकि बाद में मेरे लिए दिक्कत रहेगी, कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ खाना पीना खुद स्टार्ट कर दे, बट मेरे प्यार से गुस्से से करने से भी वो रो लेगी, सबके जाके चिपक जाएगी कि बच्चों पर एक बाइट भी उठाकर नहीं खाएगी। दादा दादी के जाके चिपक जाती है, वो खुद ही खा जाते हैं इसका खाना, इसको खिलाने की बजाय। हे राम, मुझे अकेले ही हैंडल करना होता है, किया भी है। नहाना धोना तो छोटी है चलो, पर खाना तो सीखना पड़ेगा क्योंकि दादा दादी कुछ नहीं करते, हेल्प बस किटकिट करते हैं। दादी का तो फिक्स है, जिस चीज़ को मम्मी मना करती है वही करनी है और बोलती है मम्मी गंदी है, ये ले जंक मोबाइल एट्सेट्रा। देखो अभी आप नेक्स्ट मंथ प्लान करोगे, 9 महीने उसे भी लगेंगे, ऑलमोस्ट 1 साल आपके बच्चे को लगेगा। आपके पास काफ़ी टाइम है उसको ट्रेनिंग देने का। और दूसरी चीज़, जब छोटा आ जाता है ना, झटके से बड़ा हो जाता है पहला बच्चा। सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है ना अपने छोटे भाई या बहन के आने से, वो उसका बड़ा भाई या बहन ही करता है स्टार्टिंग के दिनों में। तो वो उसकी नियति है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर सबसे छोटा जो बच्चा आया है उसको माँ की ज़्यादा ज़रूरत है तो बाप उस टाइम पे आए, फ्रंट ले और उस बच्चे के साथ वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करे पहले की अपेक्षा। ये नहीं भी होता ना तो फिर आपकी जब डबल बच्चा होगा तो डबल ड्यूटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि 4 साल की बच्ची है अगले साल वो 5 की हो जाएगी तो वो बिल्कुल महिला हो जाएगी, सारा काम खुद कर लेगी या खाना खाना शुरू कर देगी खुद ही। आप चाह सकती हैं, आप कह सकती हैं, लेकिन अभी 1 साल है, खींचातानी मत करो। जब प्रेग्नेंट भी रहोगी तब भी उसको खिलाते रहो, बीच में थोड़ा थोड़ा उसको अपने हाथ से बैठ जाओ उसके पास, बोलो बेटा खाओ, ऐसे करना शुरू करो, है ना। तो धीरे धीरे 1 साल बहुत होता है, उसको आदत पड़ जाएगी और जो कमी रह जाएगी वो जिस दिन उसका छोटा भाई बहन आएगा ना, अपने आप बड़ी हो जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट, मैम मुझे बताएं, किसी की अगर सेविंग ना हो, सैलरी भी कम हो, घर की बच्चों की हेल्थ की और बुढ़ापे की टेंशन, ऐसा क्या करें? ज़्यादा नहीं थोड़ा ही लाइफ सही हो जाए। कोई काम भी नहीं कर पा रही, पेमेंट नहीं है इतनी, ना ही अपना घर है, ना ही कोई आने जाने के लिए हमारे पास बाइक। क्या करें और कैसे करें? प्लीज़ कोई रास्ता बताएं। देखो जी, खर्चे आपके फिक्स हैं, जितने कम से कम में आप काम चला सकती होंगी वो चला रही हो, ठीक है ना। तो इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं होती, सिंपल बात है। अगर खर्चे हमने ऑलरेडी जितने कम से कम में हम कर सकते थे वो कर रहे हैं तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए हमें इनकम के सोर्स ही बढ़ाने पड़ेंगे। अब जो आने जाने के लिए बाइक नहीं है आपके, वैसे भी बच्चों की वजह से आप नहीं जा पाओगी। वर्क फ्रॉम होम में आप जो कर सकती हो, जो आपको आता है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। कुकिंग अच्छी है, स्टिचिंग अच्छी है, या कोई कोर्स कर रखा है, या पढ़ी लिखी हो, ट्यूशन पढ़ा सकती हो। इन चीज़ों में कहीं भी बाहर जाने आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ना। फ़ोन से कुछ करना है, व्लॉगिंग करनी है। अगर आपने, मान लो मैं जितने भी मेरी वॉल पे आते हैं या कुछ भी कभी शॉर्ट्स में आ गए, कुछ भी आ गए, वर्किंग मॉम का मेरे अलावा कोई नया कोई इक्का दुक्का खुला और वो 2-4-6 महीने बाद बंद हो जाता है, चैनल चलता नहीं। वर्किंग मॉम का मुझे नहीं मिला, शायद इसीलिए मैंने इंतज़ार करके ये खुद ही बनाया कि चलो मेरी तलाश तो पूरी नहीं हुई, किसी की तलाश मुझ पे आके पूरी हो जाए। इसीलिए मैं इतनी एक्स्ट्रा स्ट्रगल करे जा रही हूँ यहाँ पे, ठीक। क्योंकि ये बात यहाँ पर पैसों से ज़्यादा है। एक मुझे पता है कि कितनी ज़रूरत होती है एक मोटिवेशन की, कि हाँ हो सकता है, और कर रही हैं बहुत लोग, लेकिन देखने के लिए कोई नहीं मिलता क्योंकि उसके साथ यूट्यूब का काम करना बड़ा मुश्किल है। बाकी जो मैं कहना चाह रही हूँ कि सारी चीज़ें
जितने भी ब्लॉगर हैं अच्छी खासी जिनके चैनल बने हुए हैं वो व्लॉगिंग कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्या ही कर रही है, खाना ही तो बना रही है, मैं भी बना दूंगी। कुछ ना कुछ अगर स्पेशल है, आप घर ही संभाल रही हो लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या तो बहुत सुंदर आप सजा रख के रखती हो घर को, या आपकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, या कुछ हैक्स आपको बहुत अच्छे आते हैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में दिक्कत है। कोई अपना आपका प्लस पॉइंट ऐसा है जो औरों से आपको बेहतर बनाता है। अगर ऐसा कुछ है तो घर बैठे आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो, है ना। लेकिन जोश में सिर्फ यही कि मैं भी कपड़े धो लूँ, खाना बना लूँ, यही तो हो रहा है, झाड़ू पोछा कर दूँ, इतने में हो जाएगा, तो भाई वो सब कर रहे हैं। स्पेशल कुछ होना चाहिए, है ना। सिंपल है मेरा, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे वाले चैनल को ही अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि घर मेरा कई बार फैला हुआ रहता है, सिंपल है, चीज़ें जगह पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाना सिंपल बन रहा है, फिर भी लोग जुड़े हुए हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जॉब पर हूँ और ये सारा काम जो पूरे दिन में हम लोग करते हैं वो फिर मैं जॉब के साथ कैसे कर रही हूँ, उसको लोगों को ये है कि एक नई चीज़ दिखी, या फिर एक फ्रेश, मैं कह रही हूँ ना कि कितना ही ढूंढ लिया मैंने, मुझे नहीं मिलता कोई जॉब वाला यूट्यूबर जो पूरे घंटों की जॉब करके कर रहा हो। तो कोई ना कोई अगर एक प्लस पॉइंट है आपके पास, तो आप फिर सबसे आसान वही होता है कि आप यूट्यूब घर में बैठे कर सकते हो। सबके पास फ़ोन है, सबके पास डेटा है, सबके पास कहना चाहिए घर में बैठ के काम करने का ये एक ऑप्शन भी है। तो ये देखो, ये मत देखो कि मेरे पास, अब आपने जितना भी बताया इसमें, आप ये बता रहे हो बाइक नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है ना, नहीं है वो चीज़ें गिनवा रहे हो। अब आपको अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना क्या है, क्योंकि नहीं है कहने से कोई देने वाला तो है नहीं, जो है और उसमें आप क्या बढ़ा सकते हो, क्योंकि कुल मिला के आपकी परेशानी का हल वही है। खर्चे लिमिटेड हैं, वो पहले ही फिक्स कर रखे हैं, अर्निंग ही बढ़ेगी तभी आप निकलोगे, वरना कैसे निकलोगे, खुद सोच के देखो। तो अर्निंग बढ़ाओ, और जो भी बढ़ेगी उसको, जैसे चल रहा है खर्च वो चलने दो, जो भी बढ़ेगी उसको करो फिर इन्वेस्ट, एफडी में, एसआईपी में, कहीं पर भी जहाँ पर आपको लगे कि हाँ मेरे पैसे बढ़ेंगे, उसको खर्च करो मत, तो अपने आप एक इमरजेंसी फंड आपका क्रिएट हो जाएगा। आपने सही कहा दीदी, नार्सिसिस्ट को पानी दोगे तो पेड़ बन जाएगा। मेरे हस्बैंड उन्हीं में से हैं और वो पेड़ बन चुके हैं। भगवान ने शक्ल अच्छी दी है मुझे, जब भी कहीं लेकर जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग तैयार होती हूँ, उनके अकॉर्डिंग रहना सहना मैं खुद कर चुकी हूँ। मुझ पर कैरेक्टर तक इल्ज़ाम लग चुके हैं, सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, देवर से भी, चाचा ससुर से भी। मैं हर किसी फंक्शन में जाती हूँ, अगर कोई मुझे वहाँ डांस करने के लिए बोले तो सबसे पहले हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती है। मैं जॉब करूं तो स्टूडेंट्स के साथ अफेयर, अब तो मैंने मेकअप जॉब सब छोड़ दिया, मैं मरी हुई हूं। हस्बैंड की अपनी खुद की भाषा नहीं है, क्या करूं। देखो जी, जब आपको पता है कि हाथ वो आने नहीं है, कुछ भी कर लोगी, आपको गलत बोलना ही है, तो आपने उनके कहने पे छोड़ दिया, यानी कि उनको आपने सपोर्ट कर दिया। अगर इस कंडीशन में मैं खुद को रख के देखूं, तो जब मैं सीधी सीधी चल रही हूँ फिर भी कोई मुझ पर उंगली उठा रहा है, तो भाई उंगली उठा ले, तो अब काम तो मैं करूँगी। बात ये होती है, क्यों कह रहे हो, एक वृत्तांत बताओ, उनसे पूछो क्यों। पिछली बार भी एक आया था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन सिर्फ एक क्वेश्चन है कि क्यों कैरेक्टर पे उंगली उठ रही है, किसके साथ देख लिया तुमने मुझे गले में हाथ डालते हुए, किस करते हुए, या वो मुझे हाथ लगा रहा है, या मैं किसी को पकड़ रही हूँ हैं, या आंखें मार रही हूँ, क्या कर रही हूँ। एक चीज़ पता तो चले कि किस घटना से आपको लग रहा है कि यहाँ पर अफेयर चल रहा है, या कौन से मैसेज से आपको लग रहा है कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मुझे बताओ तो सही, तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा ना कि कह क्या रहे हैं। फिर ये है, लेकिन किसी ने कहा, अब कोई मुझे कहने लगे कि तू तो कैरेक्टरलेस है, तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगी क्या उसके कहने भर से। मैं तो सीधे पूछूंगी ना कि भाई बता, तूने कहाँ देख लिया मेरे कैरेक्टर को लेस होते हुए, कहानी बढ़ाओ। पूछूंगी ना मैं उससे, किसके साथ देखा, फलां के साथ देखा, मान लो उसने किसी के साथ नाम लगा दिया, क्या देखा, पूछो तो ये तो उससे, कि बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाएगा ना उस चीज़ को जो है ही नहीं। कोई कहने लगे कि तू पैरों की बजाय सिर पे हाथ रख के चल रही है, तो कोई लॉजिक थोड़ा ही है। तो किसी ने कह दिया, कोई शक कर रहा है, उसकी वजह से हम अपना काम क्यों छोड़ रहे हैं, फिर तो हम उसकी गलत बात को सही प्रूव कर रहे हैं ना। तो काम करते रहो कि आपको इतना है, सीसीटीवी कैमरा लगा दो मेरे सिर पे, मुझे दिक्कत नहीं है जब मैं सही चल रही हूँ। तो ये गलती करी है आपने कि छोड़ दिया सब कुछ,
और मेकअप करना ये वो, अरे मेरा शरीर है तो मैं जैसी भी हूँ, मैं मेकअप अपने लिए कर रही हूँ, औरों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। अब कोई देख रहा है उसकी आंखें फोड़ देंगे, मैं तो नहीं देख रही ना पलट के, रिस्पॉन्स तो नहीं दे रही मैं। कोई देखता हुआ मुझे यहाँ से मान लो निकल गया, मैं अपना सीधी जा रही हूँ हीरोइन बन के, मुझे तो पता भी नहीं होगा कि वो देख रहा है। अब मेरे साथ मान लो मेरे पति चल रहा है, वो देख रहा है कि ये ऐसा देख रहा है, साथ में ये भी तो देख रहे होंगे कि ये उस पर देख ही नहीं रही, उसका तो ध्यान ही नहीं है। तो भाई इस चीज़ को आपको बहुत स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए था कि ऐसा नहीं होएगा, मैं नहीं लूँगी जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी जगह पे। नेक्स्ट, हेलो दीदी, आपकी पहली सलाह बहुत अच्छी रही, अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम है ये। अच्छा जी, मेरे पति गवर्नमेंट टीचर हैं, उन पर 7 लाख का लोन है, महीने का 40,000 कमाते हैं और 12,000 EMI में चला जाता है। अच्छा जी, दोनों का स्कूल है, 2 बेटी हैं, छोटी बेटी के दिल में छेद है, इनका इलाज भी है और छोटा 1 साल का बेटा भी है। घर का खर्च बहुत ज़्यादा है, मैं खर्च चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, कोई काम भी स्टार्ट करना चाहूँ तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरा 1 साल का बेटा है। इनको लेकर मैं क्या करूँ, घर भी ज़रूरतों को कैसे पूरा करूँ। मैंने अभी इसी से मिलता जुलता पिछला क्वेश्चन बताया ना, आपके लिए भी सेम आंसर है कि परेशानी क्या है उनको मत देखो, अब आगे करना कैसे है उस तरफ सोचना शुरू करो। तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं ये आपको आपका दिमाग खुद बताएगा कि आप एक्चुअल में क्या कर सकते हो। ये मत सोचो कि क्या नहीं कर सकती। एग्ज़ाम्पल से समझो, मान लो अभी आज की बात बताऊं, दालें ख़त्म हो रही थी, पनीर नहीं था और प्लान था पालक पनीर बनाने का, तो अब मैं इनका वेट करूं या फिर ये आते ही भागते दोबारा सामान लेने के लिए टाइम पे। अब ये है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक बार देख लिया तुरंत फोकस आ जाता है उस चीज़ पे कि है क्या, वो बना दो। तो मैंने पालक पनीर की जगह पालक आलू बना दिए, आलू पालक और टमाटर तीनों चीज़ थी, प्याज लहसुन अदरक सब कुछ था। तो यानी कि पालक पनीर की पूरी तैयारी थी, पनीर नहीं था लेकिन, तो वो जाते ही ना जाना पड़ता। अब आदमी थक के वापस आ रहा है, फिर मैं उन्हें बोलूँ नहीं जी बनेगा तो पालक पनीर ही, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे खाने का हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो नहीं है एक बार दिमाग दौड़ा लिया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये तो बन नहीं सकता। फिर हम आते हैं ना कि तो फिर बनाना क्या है, जो अवेलेबल होता है उसके आधार पर बना देते हैं। तो सेम चीज़ हमें अपनी प्रॉब्लम्स पे भी करनी है। एक बार देख लिया कि ये करने जाऊँ तो ये दिक्कत है, ये करने जाऊँ तो ये दिक्कत है, ये करने जाऊँ तो ये दिक्कत है, देख ली। अब उन दिक्कतों को छोड़ दो कि ये ऑप्शन मेरे लिए बंद है, अब उस पर फोकस करो कि तो हो क्या सकता है। फिर आपका दिमाग उनको ढूंढेगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उनमें से एक चुनना और चलते रहना। ये चीज़ हर जगह काम करती है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली करने बैठ जाओगे ना कि करना तो है, कमाई करनी तो है, घर में बैठे ही करनी है, तो ऑप्शन आएंगे। अब ये शक्की वाला भी दोबारा आ गया, पढ़ देती हूँ, जवाब मेरा वही है। मैम हस्बैंड इतना शक करते हैं कि वो कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर से कुंडी लगा के जाते हैं, मोहल्ले में कोई आदमी छत पर घूमे तो उसका नाम मुझसे जोड़ देते हैं, मरने का मन करता है, बट 2 बच्चे हैं, खूब बात करके देख ली प्यार से भी, बट कोई रिजल्ट नहीं है। आपके लिए भी मेरा जवाब वही है कि आपने कब देखा मुझे कुछ करते हुए, मुझे एग्जैक्ट बताओ, है ना। अपने व्यवहार को आप बिल्कुल क्लियर रखो और दूसरे का फिर पॉइंट देखो कि वो उसे खटक क्या बात रही है, और वैसे ही पागल है तो कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है, विरोध करो इस चीज़ का। जब वो बंद करके जा रहे हैं, जब वो आके खोलें तो आप भी जब वो बाहर निकलें तो आप ये कर सकती हो ना, बताओ। पॉजिटिव वाले का ही मैंने यही बताया था ना कि जी कहीं बाहर नहीं लेके जाएंगे, कोई देखेगा नहीं, तो मैंने यही कही थी ना कि आप भी उनके गले में बाहें डाल के बैठ जाओगे, नहीं जी मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ, आप भी तैयार नहीं होगे, ना दाढ़ी बनाओगे, ना कपड़े अच्छे पहनोगे, ना बाहर जाओगे, ना कमाओगे, ना मैं बनाऊँगी, बस हम बैठे एक दूसरे को देखेंगे, हम तो पॉजिटिव हैं। तो सेम चीज़ है, आपके ऊपर इतना शक कर रहे हैं ना आप भी कि मैं भी आप पे बहुत शक करती हूँ, आप भी बाहर नहीं जाओगे, आप भी यहीं रहो, मेरे साथ ही रहो, बस एक दूसरे को ही देखते रहेंगे हम, दुनिया में किसी को देखेंगे ही नहीं, चल जाएगा ऐसे काम। तो विरोध करो इस चीज़ का, ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं लाइफ भर के लिए। शादी है भाई, या तो फिर शादी टूटेगी, या आदमी कैसे जिएगा इस तरीके से, कैसे ही जी सकता है इतने शक के साथ। तो कुछ ना कुछ इलाज तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना इस चीज़ का। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है अजीब सा, मुझे पढ़ के बुरा भी लग रहा है और फिर वही हो रहा है कि लापरवाही, जो पिछली बार आया था ना कि बच्चे ने गलत सलत चीज़ें फ़ोन में देख ली और फिर वो गलत बोलता है।
अब ये भी कह रही हैं कि 7 साल का इनका बेटा है, उसने बोला मम्मी जब लड़का लड़की लिप पे किस करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत फील होता है। हस्बैंड वाइफ ऐसे करते हैं क्या, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे कैंडल लाइट डिनर पे जाना है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मैंने उसे बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, तो बोला मम्मा आप भी किया करो पापा के साथ, अच्छा लगेगा उन्हें, मैं आपको ऐसे किस करूँ क्या। मुझे बहुत अजीब लगा ये सुन के, रोना भी आया बहुत कि 7 साल का बच्चा है क्या बोल रहा है, बट मैं उससे कुछ बोल नहीं पाई, बस सैड हो गई। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है जी। अब उसको ये कॉन्सेप्ट किस करने का या कुछ भी उसने कहाँ देखा, जब वो टीवी में देख रहा है, फ़ोन में देख रहा है, जब आपको अलर्ट रहना चाहिए ना। ये चीज़ ही तो है असली पेरेंटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे यही है कि फ़ोन में उम्र देख ही नहीं रहे, वो कुछ भी परोस रहे हैं। तो हमारा बच्चा क्या देख रहा है भैया, उस पर आपको बहुत ज़्यादा निगाह रखनी पड़ेगी, चाहे उसकी थाली में एक चीज़ कम हो जाए, लेकिन उसके दिमाग में जो खाना जा रहा है ना, अगर वो गंदा या कम या बेकार गया तो वो ज़िंदगी भर के लिए उसको वो चीज़ें याद रहती है। खाना आप 2 साल अपना चेंज कर लो, पिछले सालों का वो ख़त्म हो लेगा, कुछ नहीं इफेक्ट रहने का। गलत खा रहे थे सही खाने लगो, ठीक हो जाओगे। सही खाते आ रहे हो 20-22 साल तक, 2 साल गलत खा लो, ख़राब हो जाओगे। लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज़ है, उसको जो खुराक बचपन में मिल गई वो आपके मरते दम तक साथ रहती है। खुद सोच के देखो, बचपन की जो यादें हैं वो आज भी आप याद करोगे ऐसे याद आ जाएंगी जैसे कल की बात हो। तो आप कहाँ थी उस टाइम पे जब आपका बच्चा ये सब चीज़ें देख रहा था। बात ये आती है, यहीं तो चूक हो रही है। अभी आपने उस दिन देखा होगा, हम ब्लॉग वहाँ पे भी गए हैं मूवी देखने, सिम्बा देख के आए हैं हम, पैसे दे के। वो हमारे देखने की पिक्चर थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि पुष्पा में जब यहाँ पे हम देखेंगे, घर पे देखेंगे, तो जब ऐसे इस तरीके के सीन्स आएंगे हम आगे कर देते हैं। और बच्चों को सिंपली बोला हुआ है अपने कि तुम्हारे एज के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं है, और 2 साल बड़ी हो जाओ फिर तुम्हें सब देखने की परमिशन मिलेगी, बताएंगे क्या कैसे, लेकिन अभी मत देखो फॉर योर सेल्फ। तो उनको इतना बता दिया, अब उन्हें पता है कि कुछ है जो हमें जानना है, लेकिन वो मम्मी टाइम पे बताएंगी, जैसे अभी तक की सारी चीज़ें उन्होंने हमें बता दी एडवांस में। तो मेरी बेटी को कहीं भी ये भी नहीं लगता कि वो लेफ़्ट ओवर पीछे रह गई 2 लोगों से, उन्हें कुछ आता नहीं है या किसी चीज़ की उन्हें जानकारी नहीं है ना। तो उन्हें इतना भरोसा है कि जब टाइम आएगा तो मम्मी ये भी बताएंगी हमें जो भी इसमें हो रहा है। लेकिन अब वो खुद भी अगर लगता है ना उनको कि नायक नायिका कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनती है मूवी में या किसी भी चीज़ में, गाने में, कि वो दोनों अकेले हैं और ऐसा कुछ हो सकता है इंटीमेट सीन सा, तो वो खुद ही अपने आप ही आगे बढ़ा देती हैं। अब ये स्थिति है, तो ये होती है ट्रेनिंग कि आप बच्चे को कैसे कर रहे हो। अब आपके बच्चे ने वो सब चीज़ें देख ली, अब वो कर रही है, ठीक है, कर रहा है। अब आपको कह रही हो कि अब उसे करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। देखो जी, अब वो उस चीज़ में आ तो गया, उस मेमोरी को आप इरेज नहीं कर सकते जो उसके दिमाग में बैठ गई, ठीक है। तो अब आपको उसे ये सारी चीज़ें, मैंने पिछली बार भी यही बोला था कि अब वो असमंजस में रहेगा फिज़िकल रिलेशन को लेके एक औरत आदमी के। अब आपको उसके स्तर के अनुसार शब्दों का प्रयोग करके किसी भी तरीके से अब उसको प्रॉपर समझाना पड़ेगा कि ये होता है, ठीक है। अभी तक उसने केवल किस वाली बात तक देखी है, तो उसमें वही होगा कि आप बता सकते हो कि जैसे मम्मा आपको प्यार करती है, चीक्स पे करती है, ये वो होती है, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ होते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उनका किस करने का तरीका अलग होता है। ऐसे हम किसी और को नहीं कर सकते, तो आप मम्मा को नहीं कर सकते, ये फिक्स है। वो कहता है कि आप डैडी के साथ आप भी किया करो, तो बोला करो कि हाँ हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम लाइफ पार्टनर हैं, तो सब मम्मी डैडी करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये नॉर्मल चीज़ है बेटा, ठीक है। आप ऐसे करके उसको बता दो कि आप बच्चे हो, अभी आपके लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है सोचना या कुछ भी, जब आप बड़े हो जाओगे तो ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, सबकी लाइफ में ये फेज़ आता है। फ़िलहाल आप अपना बचपन एंजॉय करो, इस तरीके से अब जो भी आपको समझ में आए, लेकिन उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसके सामने कि हाँ ये सब होता है, हम भी करते हैं, लेकिन अभी तुम्हारी वो नहीं है, जब आएगी तो तुम्हारे साथ भी ये सब चीज़ें होंगी। बाकी इसमें जो दिखाते हैं वो पूरा सच होता नहीं, वो थोड़ा बहुत उसमें फैंसी भी जोड़ देते हैं। रियल लाइफ इससे थोड़ी सी अलग होती है, आपको उसे प्रैक्टिकली अब सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, नहीं तो वो फिर इधर उधर धक्के खाएगा, ढूंढेगा, खुद एक्सप्लोर करेगा और फिर कुछ और अर्थ का अनर्थ कर बैठेगा।
ये आया है कि और स्किन के प्रोडक्ट के साथ क्या DIY प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं स्किन के लिए? मैं तो करती हूँ, ग्लिसरीन वाला मैं आपको दिखाती हूँ, हमेशा वो परमानेंट लगाती हूँ क्योंकि ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजेशन उससे हो जाता है, बाकी का काम उसकी सनस्क्रीन और फेस वॉश वगैरह कर देता है, तो कर सकते हैं थोड़े हद तक। हाय मैम, मैं अपने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पा रही हूँ, ब्रेकअप हो गया मेरा, 6 मंथ से ऊपर टाइम हो गया, स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। देखो, जब किसी के छूटने का दर्द ना आपके ऊपर इतना ज़्यादा हैवी हो जाए कि आप उसको भूल ही नहीं पा रहे, होती हैं ये चीज़ें, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं भूल पा रहे और उसकी वजह से आपका फिज़िकल और मेंटल दोनों ही मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक। तब हमेशा एक बात याद रखो, अगर इतना ही सब कुछ अच्छा होता और वो आपकी लाइफ में होना डिज़र्व कर रहा होता रिश्ता, सब कुछ अगर इतना ही परफेक्ट होता कि जिसको याद करके हम अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं अब, तो वो टूटता नहीं। सिर्फ ये बात याद कर लेना, मेरे जो ऐसे रिश्ते छूटे जिनके जाने के बाद मैं ही टूट गई, उसके बाद जुड़ने में टाइम लग गया और जुड़ने के बाद भी मैं पहले जैसी नहीं रही, कुछ ना कुछ मेरे अंदर चेंज आ गया, है ना। ऐसा कई बार हुआ है कि केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ नहीं होता, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे आप दिल से जुड़े हुए होते हो और समय परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि वो आपसे छूट गया, ठीक है। तो अंदर तक आप टूट जाते हो, फिज़िकली भी आपको सिम्टम नज़र आएंगे, बीमार होगे, कई बार सर्जरी तक हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद आप रिकवर करते हो और आप इमोशनली मेंटली वो इंसान नहीं रहते जो उससे पहले थे, भले आप फिर अपनी रूटीन लाइफ में आ जाते हो। तो ये होता है एंड इट इज़ नॉर्मल, सबसे पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हमेशा इससे जल्दी ओवरकम करने के लिए ये याद रखो कि जो भी रिश्ते के लिए आप रो रहे हो, अगर वो इतना अच्छा था, अगर वो इतना परफेक्ट था, सब कुछ सही था, तो वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता। ब्रेकअप हुआ है इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से हुआ है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो आप उसको जो उसकी अच्छी यादें हैं करो याद, उसको ये मत करो कि नहीं मुझे भूलना है, मुझे भूलना है। जब उसकी याद आए याद करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड में आके ना जहाँ पे छूटे थे, जहाँ ब्रेकअप हुआ था जिस बात पे, वहाँ पहुँचोगे और उसको भी तसल्ली से याद करना कि ये हुआ था। सडनली ऐसा झटका लगेगा आपको कि अच्छा ठीक है छोड़ दिया, और तुरंत आ जाएगा आपका माइंड ट्रैक पे। तो जब उसकी यादें आनी शुरू हों अच्छी बुरी, उसको रोकने की कोशिश मत करो, लेट देम फ्लो, तो जाने दो और एंड आके वो पॉइंट हमेशा आएगा कि जिसकी वजह से वो छूटा था, वो याद आते ही आप आ जाओगी होश में, और धीरे धीरे जब यही चीज़ बार बार होगी ना, आप ओवरकम जल्दी कर जाओगी। नेक्स्ट, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है लेकिन मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, आफ्टर मैरिज संभालना मुश्किल होगा, स्टडीज़ भी स्ट्रेसफुल हैं, बट वो मानती नहीं, रोने लगती है, बिल्कुल नाजुक कमज़ोर सी लड़की है वो, मुझे बहुत स्ट्रेस है उसके फ्यूचर का, सजेस्ट कीजिए क्या डॉक्टर फॉर गर्ल्स ठीक जॉब है? क्यों नहीं। और मिडिल क्लास वालों का तो समझिए वही होता है कि भाई बस डॉक्टर बन जाए उनका बच्चा, तो वो बड़ी समझिए उपलब्धि हो गई। हमारे लिए तो कहना चाहिए बच्चा क्या बनेगा, PCS IAS तो गिने चुने बन पाते हैं, एक यही बचता है कि एक रेप्यूटेड जॉब जो बन जाए तो बच्चा खुश हो जाते हैं। रही बात ये कि नाजुक सी है वो, माँ की नज़र में बिटिया हमेशा नाजुक ही रहेगी। दूसरी चीज़, अब ये जो शादी के बाद की पढ़ाई भी स्ट्रेसफुल है और बाद में भी स्ट्रेसफुल है, आप ये बताओ कौन सी जॉब ऐसी है जो स्ट्रेसफुल नहीं है? कोई करे ही ना वो बात अलग है, प्राइवेट कर लो सरकारी कर लो, हर नौकरी में मेहनत भी है स्ट्रेस भी है, लेकिन डॉक्टर में एक रुतबा जो है आप इमेजिन करो ना। और वो लड़की अगर खुद से बनना चाह रही है, आप तो भाग्यशाली हो। लोग यहाँ सोच रहे हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, उसका पढ़ने का ही जी नहीं है, उसके हाथ से फ़ोन नहीं छूट रहा, तो आपकी लड़की खुद से चाह रही है, तो आप सोच रहे हो कि स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस कहाँ नहीं है, कौन सी जॉब में नहीं है? शादी के बाद हर जॉब में स्ट्रगल करना है, तो एक रेपुटेशन तो है अच्छी और हो ही जाएगा। तो मेरा मानना तो यह है आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए एज मच एज़ पॉसिबल। नमस्ते सुनीता जी, मेरी इन लॉज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट हबी को रोकती नहीं हूँ, पर मेरी मम्मी दूर रहती हैं, सब चीज़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं, मैं सब चीज़ में इंटरफेयर नहीं करने देती हूँ, सब बात अपनी फैमिली की नहीं बताती हूँ, बट इसलिए वो अवॉइड कर रही हैं और फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं।
मुझे इसलिए बुरा भी लग रहा है। मेरे हस्बैंड और 12 ईयर की बेटी प्यार करते हैं, पर कभी कभी अकेलापन फील होता है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब 3 ईयर से जहाँ शिफ्ट हूँ, यहाँ स्कूल लाइफ, सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं घुलते मिलते। मैं बिज़ी रहती हूँ, 1 आवर की ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ, बेटी को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप भी करती हूँ, फिर भी मैं लोनली फील करती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे फ़र्क ना पड़े कि मुझसे कोई बात करे या नहीं? प्लीज़ सजेस्ट। देखो, ये हर दूसरे की समस्या है। हम यहाँ अकेले रह रहे हैं और दूसरे भी लोग हैं, किसी भी से बात करो, ज़्यादातर फैमिली यूनिट है और ये समस्या आम है कि अकेलेपन की फीलिंग आ रही है। लेकिन फिर वही वाली बात जो रिलेशन वाली आई थी ना, जब मुझे अकेलापन लगता है कभी, तो मैं याद करती हूँ कि जब मैं भरे पूरे परिवार में थी तब मुझे कैसा फ़ील होता था। और यकीन मानिए 10 मिनट नहीं लगते, मुझे ये अकेलापन ना शांति लगने लगता है और सुकून महसूस होता है अंदर से कि वो कैसी लाइफ थी। आप सांस भी ले रहे हो तो लग रहा है कि कलेश की जा रही है अंदर, है ना? तो जो ससुराल वालों से आपकी कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है, मज़े में तो हुई नहीं होगी, कुछ बात हुई होगी, ठीक है जी। वहाँ से आप याद कर लो, सेम वही बॉयफ्रेंड वाला जो मैं अभी बता रही थी कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का किस्सा नहीं होता। ये बहुत सारे रिश्ते होते हैं ऐसे कि जब वो नहीं होते आपको लगता है कि यार आ जाएं वापस, लेकिन फिर आप ना तसल्ली से याद कर लिया करो कि अगर इतने बढ़िया था सब कुछ तो छूटते ही क्यों। याद करो, अच्छा टाइम अच्छा टाइम अच्छा टाइम, फिर चलते चलते कहानी एंड पे पहुंचेगी, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपकी मम्मी बात नहीं कर रही, आपको पता है क्यों नहीं कर रही? आपने अपने हिसाब से सही डिसीजन लिया है। अब या तो बता दो उन्हें, चलने दो उनका इंटरफेयर, होने दो राड़ घर में। तो उसको बचाने के लिए आपने डिसीजन लिया ना, तो जब आप ये याद रख लोगी तो आपको वो अकेलापन नहीं, वो शांति लगेगी। रही बात अकेलेपन की, तो देखो जब तक हम सोच रहे हैं हम अकेले अकेले हैं, जब तक हमें लगता है अकेलापन, और जिस दिन हम उसे एंजॉय करना सीख जाएं, अकेलेपन से ज़्यादा शांति किसी चीज़ में नहीं है। भगवान में ध्यान लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पे ध्यान लगा सकते हैं। आजकल ये जो है ना, इसके चलते कोई अकेला नहीं है। आप घर बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकते हो, जितने लोगों से चाहो। अब आपके इन लॉज या मैके में मान लो जो बिल्कुल ख़ास हैं उनसे नहीं है, दुनिया भर के और रिश्तेदार होंगे, उनसे टच में रहो। आपके स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, उनसे टच में रहो। जहाँ पहले रहती थी वहाँ के पड़ोसी होंगे, उनसे टच में रहो। इतना ही टाइम मिलेगा घर के कामों के बाद, ठीक है? और बाकी आउटिंग पर चले जाओ, अपनी ट्रिप प्लान कर लो। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अकेले रहने के भी अपने फ़ायदे हैं, उन्हें उठाओ, उनकी तरफ ध्यान लगाओ तो नहीं होएगा अकेलापन फील। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। मेरी दूसरी बेटी जो कि 8 साल की है, उसने मुझे परेशान करा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका दिमाग नहीं चल पाता। घर वालों को बोलो तो वो ध्यान नहीं देते मेरी बात पे। वो बहुत टेंट्रम भी करती है, पढ़ने में भी कमज़ोर है। मतलब वो नहीं रीडिंग कर पाती अभी तक, ना ही कुछ लर्न कर पाती है। वो कहने को 2nd क्लास में आ गई, मगर उसको बेसिक पढ़ाई भी नहीं आती। उसकी वो एग्ज़ाम भी खुद नहीं कर पाती। ट्यूशन भी लगवाई, कोई फ़ायदा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसकी पढ़ाई में सारा पैसा बर्बाद जा रहा है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। इतनी एक मन आता है स्कूल छुड़वा दूं, मगर फिर घर में भी नहीं रख सकती उसको। किचन के काम में इंटरेस्ट आता है, पढ़ाई तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं क्या करूँ? प्लीज़ आंसर दी। पढ़ाई बिल्कुल मत छुड़वाओ, ये कर सकती हो। बाकी बच्चे जहाँ पर चल रहे हैं उससे सस्ते स्कूल में कहीं पढ़ा दो, 8वीं 10वीं जो भी वो कर ले, ठीक है ना? अभी इतने छोटे बच्चों को घर बैठाने का तो कोई मतलब है नहीं। और सही में उसको यह है कि किचन में अगर उसको इंटरेस्ट आता है तो उसको फुल एक्सप्लोर करने दो अपने साथ। उसको फुल टाइम किचन में जितना उसका मन करे लगने दो। हो सकता है उसका करियर या उसका टैलेंट उसका कुकिंग में ही लिखा हो। अगर हो गया तो अब तो कुकिंग में भी बहुत ऑप्शन है, हो जाएगी सेटल। और रही बात यह कि IQ देखो हर एक का अपना अपना होता, सब एक से नहीं होते। भले वो एक माँ बाप की संतान है तो उसको आपको एज अ माँ बाप तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए ना। दुनिया तो उसको बाद में करेगी एक्सेप्ट, समझो। कोई अच्छा तो उसे भी नहीं लगता होगा। नॉर्मल सी बात यह है ना, हर बच्चा चाहता है कि मैं अपनी क्लास में टॉप रहूँ, सब मेरी तारीफ़ करें, लेकिन नहीं हो रहा ना। वही बड़ों की हमें भी तो लगता है हमारा सब कुछ इतना बढ़िया हो, लेकिन नहीं हो रहा तो फिर वही उसका है। तो जो नहीं है, अगेन वही बोलूँगी, उस पर ध्यान मत दो। जो हो सकता है वो करो। और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो उसको किसी सस्ते स्कूल में डाल दो
जितना पढ़ लेगी ठीक, नहीं भी पढ़ेगी तो कम से कम आपकी कहना कमर नहीं टूटेगी पैसे से। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ाते रहो। ठीक, कल को ये आएगी बात कि मुझे उसमें पढ़ाया नहीं, तो आपके पास ये रहेगा ना कि भाई इतने साल तो पढ़ाया था लेकिन गुंजाइश ही नहीं है, तो कुछ कर नहीं रही थी इसलिए वहाँ। और ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सस्ते स्कूल में ही कोई उसको टीचर ऐसी मिल जाए जो चला दे उसे। तो जस्ट बी पॉजिटिव। आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे डील करते हो? मुझसे नहीं हो पा रहा, सेकंड टाइम लग रहा है जब मेरा पीरियड मिस हुआ है, बार बार वही फेस करना भी मैम अच्छा नहीं लग रहा, ऑलरेडी 2 चाइल्ड है। यार ये क्या वो है, ओव्यूलेशन का टाइम पता नहीं होने की वजह से हो जाता, मतलब रिस्क लेते क्यों हो? जब नहीं करना है तो नहीं करना है ना। दुनिया भर के वो हैं तरीके अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सेलेक्ट वन जो आपके हिसाब से ठीक हो और उसको फॉलो ही करना है। अब ओव्यूलेशन पीरियड का क्या ही मुंह देखना है। आप जैसे जैसे एज बढ़ती है गड़बड़ भी हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, तो फिर जब वो फंस जाओगे, पीरियड मिस हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, उस टंटे से तो बचो, है ना। और उसमें एक और प्रॉब्लम होती है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हम बिना सिक्योरिटी के कर लेते हैं कुछ भी, और उसका डर बना रहेगा, तो होता क्या है कि आपको अपने पति के पास जाने में डर लगेगा, उनको आपके पास आने में डर लगेगा, आपकी सेक्स लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। उससे अच्छा ये है कि भैया परमानेंट, कि हमें प्रोटेक्शन यूज़ करनी है, ये चीज़ हमें करनी है, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ वो तो क्या ही बताऊँ, लेकिन जो भी आपको पता है कि भाई डॉक्टर से पूछ लो, कोई इंजेक्शन है, कोई जो भी आपको सूट करे आपके शरीर के हिसाब से, कि हाँ ये मुझे सही लगता है, ये मैं कर सकती हूँ, उसको परमानेंट करो उस चीज़ को। ये नहीं कभी कर लिया यूज़, कभी नहीं करा, और फिर कि जी ओव्यूलेशन पीरियड है, वो कुछ नहीं होता। सेफ वेव कलयुग है, ये पुरानी बातें थी, कुछ नहीं होता कि पीरियड में करेंगे तो नहीं होएगा सेक्स, ऐसा कुछ नहीं होता। सब आपकी अगर प्रेगनेंसी रुकनी है ना, वो भाई साहब सारे ऑड्स क्लियर करके भी रुक जाएगी। तो टाइम अगर आपका वैसा है तो उसका तरीका वही होता है कि रिस्क लो ही मत, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना ही क्यों है। इस तरीके से अपनी सेक्स लाइफ करो कि सेक्स लाइफ भी इंजॉय कर लो, और साथ में प्रेगनेंसी का 0% भी चांस अपनी तरफ से मत छोड़ो। फिर भी कुछ हो जाए तो वो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन आप खुद ही जब उसमें छोड़ रहे हो मार्जिन, तो फिर तो कुछ होएगा ही। फिर उसमें क्या है कि जी अच्छा नहीं लगता, ये रिजिड होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट, हाय दी, योर वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में भगवान की दया से मेरी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड है। आई एम 46 एंड 26 ईयर्स से मैं प्राइमरी बच्चों को घर पे ही ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। इतने अच्छे बच्चे बैचेस सेट हो गए थे, मज़ा भी आता था, घर बैठे अर्निंग भी होती थी। अब लास्ट ईयर हमने न्यू होम लिया जो हमारे पुराने घर से बहुत दूर है, 8.5 किलोमीटर। बजट को देख कर लेना पड़ा। यहाँ आके ट्यूशन्स नए से स्टार्ट करना पड़ा। डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं, जो डिफ़िकल्ट लगता है, एंड कोई एकदम स्लो है जो हाफ एंड आवर का काम 2 आवर्स में करते हैं। होमवर्क नहीं करते, कोई एकदम फास्ट है कि सारा ही काम हाफ एंड आवर में कर लिया, कोई टैलेंटेड है कोई नहीं। तो इन सबको साथ में कैसे पढ़ाऊँ? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो करना तो है ही, एंड हाउसवाइफ मटेरियल मैं हूँ नहीं। प्लीज़ प्रैक्टिकल सोल्यूशन दीजिएगा, आई विल वेट, लव यू अ लॉट। जब आप इतने साल पहले ही पढ़ा चुके हैं, बैचेस सेट हो गए थे, तो ऑलरेडी आपको एक आइडिया होगा। अब जो आप बच्चों की कैटेगरी बता रहे हो ये नॉर्मल है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। आपके पास अगर 20 बच्चे आ रहे हैं, 20 के अगर 10 भी आ रहे हैं, वो 10 के 10 एक से तो होंगे नहीं। तो स्टार्टिंग में आपको जमाने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। इसका कोई मैजिकल वो नहीं है कि आप कैसे पढ़ाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, जो एक समान लेवल के बच्चे हैं उनको आप एक बैच बना दो ताकि उनको उस तरीके से पढ़ाओ, और जो थोड़े से तेज़ी से काम करने वाले हैं उनका अलग बैच बना दो ताकि वो उतने टाइम में करें। बस इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। हम तो क्लास में भी जा रहे हैं तो भी यही हाल है ना। 40 बच्चे हैं तो 40 में से 10 अलग हैं, 15 अलग हैं, 2 बिल्कुल स्लो हैं, 2 बिल्कुल तेज़ हैं। होता है, ये नॉर्मल है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है। आप कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ सर्वे भी करोगे क्लास में या कुछ है तो उसमें होता है ना प्रतिभाशाली या फिर जो मानसिक रूप से थोड़े मंद बच्चे और एक एवरेज बच्चे। तो ये तो एक रूल है, इसमें नया क्या है। तो जब आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो तो आपको शुरू से ये चीज़ें आई होंगी, आई होप सामने। तो आपको अभी यही करना है कि भाई पहले वहाँ पे अपने पैर जमा लो बढ़िया करके,
और फिर 2-3 साल जब कर लोगे या 2 साल जब मेहनत इतनी कर लोगे, एक रेपुटेशन बन जाएगी कि हाँ मैम के यहाँ जाकर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, फिर आप इस कंडीशन में होगे जो ज़्यादा स्लो बच्चा है आप उसको मना भी कर सकते हो कि भैया ये नहीं चल पाएगा, मैं एक के ऊपर इतना टाइम नहीं दे सकती। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो करनी पड़ेगी मेहनत, उसका कोई फुल प्रूफ ऐसी कोई छड़ी नहीं है जो आप घुमाओ और हो जाए। दी हेल्प मी, हस्बैंड 48 के हैं, मेरी 46, फिजिकल नहीं होते, हस्बैंड झगड़ा होता रहता है, वो डॉक्टर के पास भी नहीं आते, मैं डिप्रेस रहती हूँ और पता नहीं क्या लिखा है, अच्छा डाउट करती रहती हूँ। भैया डॉक्टर के लेके ही जाओ ना, या फिर अगर फिजिकली सही है सब कुछ, वो क्यों नहीं जाते, तो फिर अपना देखो कि ये चीज़ शुरू कब से हुई थी, कब से वो अनइंटरेस्टेड हो गए इस चीज़ में, है ना। क्या हुआ था, ऐसी कोई घटना हुई है या उनकी कोई फिज़िकल उन्हें बीमारी हुई है या काम का कोई स्ट्रेस है या आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस में कोई चेंज आए हैं, क्यों वो और कब से बदले हैं, पहले वो देखना शुरू करो ध्यान से, थोड़ा सा पास्ट में जाके, है ना। और फिर उन्हें प्यार से ही समझा सकते हो, इसमें आप उनको ज़बरदस्ती पकड़ के तो लेके जा नहीं सकते कि नहीं चलो, और ना ही ज़बरदस्ती उनको कुछ फिज़िकल होने के लिए आप फोर्स कर सकती हो, है ना। तो बात यह है कि एक तो उनका रीज़न क्या है वो थोड़ा, और दूसरा इतनी टेम्पटिंग बन के रहो कि वापस आ जाए ट्रैक पे सेक्स लाइफ, है ना। भाई अगर हमें किसी मेल को, अपने पति को, उन्हें फिज़िकल होने के लिए करना है तैयार और वो नहीं है, तो उसका तरीका क्या ही है, उनके अंदर ऐसे हार्मोन आए आपको देख के कि हाँ उनका भी इंटरेस्ट जागे, यही तो एक सीधा सीधा तरीका है। अगर वो डॉक्टर के पास जाके नहीं करा रहे और सब कुछ ठीक है, तो क्यों उनकी इच्छाएं मर गई हैं, उसको इच्छा को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, उसमें यही सब चीज़ें हैं। तो देखो क्या कर सकती हो उसमें और कैसे चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं जाना, अब वो तो उन्होंने मना कर दिया तो उसमें तो आप कह ही सकती हो और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब ये देखो कि आपके हाथ में क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकती हो अपने ऊपर, उन्हें रिझाने के लिए या जो भी है, बात करके या फिज़िकली कैसे उनको आप अट्रैक्ट कर सकती हो, थोड़ा इस पॉइंट पर सोच के काम कर लो। थैंक यू सो मच माय आइडल, आपके सलाह से बहुत पॉजिटिव चेंज मिले हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहना। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। कुछ बातें ऐसी थी जो हम किसी से नहीं कह सकते थे, खुद में ही घुट रही थी, बट आपने यूं जादू की छड़ी घुमा के सब सही कर दिया, हमें हमारा जवाब और सही रास्ता मिल गया। यार बहुत खुश हूँ मैं अगर ऐसा हो रहा है तो। चलो अगला, मैम हम देवरानी जेठानी 7 महीने पहले अलग हुए, जिस घर में अब हम रह रहे हैं वो जेठ के नाम पर है। अलग होने के टाइम पर कहा हम तुम्हें नहीं निकालेंगे घर से, पर जेठानी रोज़ घर पर कलेश करती है, जीना हराम कर रखा है। अब बताएं क्या करें। अब जब उसके नाम पे है तो उसको लग रहा होगा कि ना निकालूं मैं पूरा घेर लूं, पर उसके नाम पे है क्यों, या तो उन्होंने बनाया होगा या कुछ है, लेकिन आप टेक्निकली इसमें क्या ही कर सकते हो। जब उसके नाम पे है, उसको लग रहा है भाई ये निकले, ये हिस्सा भी मेरे यूज़ में आए, वो अपने हिसाब से चल रही है, तो आपको निकलना ही पड़ेगा अगर वो नहीं रुकते तो, है ना। कि उन्होंने कहा था नहीं निकालूंगी, तो बात तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं ऐसे परिवार में लोग, पूरा कोई नहीं करता। तो इसमें आप टेक्निकली कुछ कर नहीं सकती, अपना अलग घर देखने की व्यवस्था अभी से शुरू कर दो, ताकि इतने वो पूरा निकाले आपको तो सड़क पे ना आ जाओ। सिस्टर, मेरे हस्बैंड का हमारी मैरिज से पहले अफेयर था, बहुत बढ़िया, बट वो शादी के बाद भी रहा, ओहो इससे भी बढ़िया। और जब मुझे पता चला तब मेरे पास बेटी थी, अब मेरे पास 3 बेटियां हैं, बताओ। यहाँ मेरा दिमाग घूम जाता है कि हाँ बाहर अफेयर है जिस आदमी का, वो पत्नी से 3 बेटियां कैसे पैदा कर रहा है। फिर अफेयर वाली को याद करना, शिद्दत से रो, उसे याद कर, बैठ घर पे देवदास बन, शादी हो गई चलो घर वालों ने कर दी। अब जिनकी शादियां सही हुई हुई हैं, अफेयर नहीं है, उनके पति तो फिजिकल हो नहीं रहे, और जो दूसरे से अटैच है, जिसका अफेयर चल रहा है बाहर, शादी के बाद भी अफेयर है, वो इतना फिजिकल हुआ पड़ा है कि 3 बेटियां हो गई। ये भाई समझ में नहीं आता आदमियों का हिसाब किताब। अब उनकी वो मिस्टर क्या है, एक्सपायर हो गई, वो होंगी जो एक्स होंगी, बट मेरा दिमाग ख़राब रहता है, गुस्सा आता है पुरानी बात को सोच के। मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, 1-1 रुपया मेरे हाथ में देते हैं स्टार्टिंग से, बट अब मेरा मन उनसे बात तक करने को नहीं करता, गुस्सा आता है।
प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर करना प्लीज़, और साथ में स्माइल भी है। एक तो जो हो गया सो हो गया, 3 बेटियां हो गई, अब वो मर भी गई जिसके साथ अफेयर था, अब तो कुछ बचा नहीं। अब आपका मन नहीं कर रहा बात करने को, जब 3 बेटियां पैदा हुई थी जब आपका मन कर रहा था उनसे बात करने को, अब उसे क्यों छोड़ रही हो बेचारे आदमी को? अब तो जो उसने करना था कर लिया, अब आपको किसी चीज़ की परेशानी भी नहीं कर रहा, तो अब अपनी बनी बनाई अब जाके जो ट्रैक पे आएगी लाइफ, अब उसमें आग क्यों लगानी है आपको कि अब मेरा मन नहीं कर रहा उनसे बात करने का? अब क्यों नहीं कर रहा मन? अब तो सब ठीक हो गया, जब मन नहीं करना था जब तो मन कर गया बात करने का। बिल्कुल उल्टा चल रहा है आपका सारा हिसाब। अब मेरी सलाह अगर मैटर करती है और मान सकती हो तो जो हो गया उस टाइम पे, अब वो समय बीत गया, अगर वो नहीं मरती तो मैं कुछ और एक्सपीरियंस आपको बताती कि ये करना चाहिए या ये होती, मैं होती तो ये करती। अब वो मर गई है, एक तरफ हो गया मामला, अब आपके पति पूरे आपके हैं। अब अपने वैवाहिक जीवन को पूरी तरीके से सही ट्रैक पे ले आओ, इन्जॉय करो। अब ये मत करो कि मेरा मन नहीं कर रहा और कुछ और, पता लगा आपका मन नहीं कर रहा, कोई दूसरी मिल गई इतने, फिर और मुसीबत, फिर उसे कहते रहना कि जी मेरे पति का अफेयर चल रहा है। तो प्रेमिका गई है, अब अपने पति को संभाल लो पूरा। मैडम जी, अगर हमें पैसों की ज़रूरत है और हमको किसी से मांगना है तो हम किस तरह उन्हें कन्विंस करें पैसे देने के लिए? भाई इसमें मेरा कोई आइडिया नहीं है। जो मुझे लगता है, अगर कोई आपको ज़रूरत है तो आपको सीधे उन्हें बात बता देनी है, उसका मन करेगा दे देगा। अब मैं आपको ऐसा क्या रास्ता बताऊं कि उसको ऐसे घुमाओ कि वो पैसे दे दे? कोई क्यों ही देगा अपनी हार्ड अर्न मनी, अपनी मर्ज़ी से ही देगा ना। तो आपको अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए तो मैं उसको सीधे बता दूंगी कि इसलिए चाहिए और मेरे पास ये क्यों नहीं है। मान लो मैं कमा रही हूँ और मैं किसी से जाऊँ कि भाई मुझे 15,000 रुपये दे दे, तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए ना कि मेरे पास क्यों नहीं है 15,000 कमाने के बाद भी। वो बता दूंगी और किस लिए चाहिए वो बता दूंगी। उसको देने होंगे देगा, हो सकता है वो घुमा दे। तो इसका कोई वो नहीं है कि ये बोलो तो वो पैसे ज़रूर दे देगा। आप मेरे हिसाब से सच बता दो, जेन्युइन बात सुन के किसी को देने होंगे, आपकी जो बैकग्राउंड होगा पैसों को लेके, आपका हाथ साफ होगा तो आदमी दे देगा। अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसके ले लिए उसके देते नहीं हो, या देर में देते हो या मांगने पे ही देते हो, तो वो नहीं देंगे। बहुत सारी चीज़ों को देख के ही आदमी पैसे देता है किसी को। हाय सुनीता, मैं अपनी लाइफ काफ़ी अलग टाइम से गुजरी हूँ और अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी हूँ। जॉब करती थी, हेल्थ की प्रॉब्लम, जॉब भी है, ऐसी पॉलिटिक्स से गुजरी कि अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा। आप प्लीज़ एडवाइस दीजिए जिससे कुछ करने का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। इसको ना उल्टा कर दो अपनी प्रॉब्लम को कि कॉन्फिडेंस वापस आएगा तब कुछ करोगे। इसको एक किनारे रख दो, जो करना चाहते हो चाहे जॉब या कुछ भी, जस्ट करना शुरू करो, कॉन्फिडेंस फिर वापस आ जाएगा जब वो काम होने लगेगा। क्योंकि बिना करे कॉन्फिडेंस कोई गोली नहीं है कि आपको खिला दूं और आप में आ जाए, है ना। और दूसरा एक तरीका क्या होता है अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लाने का, कुछ आपकी लाइफ में अचीवमेंट आपने की होंगी, है ना। इसको ग्लास जार टेक्निक भी कहते हैं, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। उसमें आपके जो लाइफ में मुश्किल फेजेस आए हैं और जिनसे आपने ओवरकम किया है सक्सेसफुली, उनको एक चिट में लिख के एक ग्लास जार में डालते हैं। और जब आपकी हिम्मत जवाब देती है, जब आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, तब उस चिट को निकालो, उनमें से जितनी चिटें हैं उन्हें निकालो, पढ़ो, तो आप अपनी कहना चाहिए सक्सेस स्टोरीज़ को दोबारा से पढ़ रहे होते हो। इंस्टेंटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि जब मैंने ये सब कर लिया तो ये क्या चीज़ है, या ये सब हो गया था, डर मुझे इनमें भी लग रहा था तो ये भी हो ही जाएगा, भले मुझे कितना भी डर लग रहा है। ये 2 तरीके हैं। हाय मैम, कैसी हो? मैम हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरी जॉब 10 से 4 की है, प्राइवेट जॉब में सिर्फ सेविंग के लिए कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की सैलरी से कुछ नहीं बचता। वेरी गुड। इसलिए हम लोगों ने बेबी प्लानिंग भी नहीं की। मैं शाम को खाना बनाती हूँ, जेठानी सुबह का। घर में प्रॉब्लम इस बात की है, जेठानी पर ज़्यादा काम है, मुझ पर कम। एक काम ज़्यादा है, झाड़ू पोछा। आपसे सजेशन चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ भाभी को ही प्रॉब्लम है, बाकी किसी को नहीं। वो मेरे सामने कुछ नहीं कहती पर भैया से कहती हैं, और भैया मेरी मदर इन लॉ से लड़ते हैं, जबकि पूरी फैमिली कहती है काम बराबर है क्योंकि वो घर का कुछ संभालती तो मैं बाहर के कुछ काम। मुझे क्या करना चाहिए? 2 तरीके हैं, या तो
मैंने इस पे कहानी सी पढ़ी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उसमें यही होता था कि कोई 4-5 बहुओं में से 4 बहुओं में से 2 वर्किंग थी और 2 वो थी हाउसवाइफ। तो हाउसवाइफ को लगता था कि अभी पहले तो ये लगा कि चलो जी आई ये काम करेगी, फिर वो जॉब पे जाने लगी तो वो आके थक जाती थी, उन्होंने काम करवाया नहीं। अब उन्हें पेट में दर्द होना शुरू हुआ कि भैया हम यहाँ सारा दिन खटें, ये तो महारानियों की तरह के पड़ जाती हैं। अब इससे पहले लड़ाई हो तो उस घर के जो बुज़ुर्ग थे ससुर, उन्होंने समझदारी दिखाई, चारों बहुओं को बिठाया और बोला कि भाई तुम ये कहती हो हम बाहर काम करके आ रहे हैं, जैसे आदमी आ रहे हैं, तो हम घर में काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस चीज़ पे है कोई बात नहीं है। तो फिर उन्होंने आगे जोड़ा कि आदमी जब बाहर काम करके आ रहे हैं तो वो अपनी कमाई का शेयर घर में खर्चों में दे रहे हैं, तो वो तुम्हें भी देना पड़ेगा, फिर तुम्हें घर में आके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आदमियों की तरह रहो। तो उस चीज़ के लिए वो राज़ी हो गई कि 10,000 रुपये हम दे दिया करेंगे अपनी सैलरी में से, लेकिन फिर हम घर आके कोई काम नहीं करेंगे जैसे आदमी नहीं करते, जस्ट टचअप या थोड़ा बहुत हल्का फुल्की मदद वो वाला। उस चीज़ को जो नौकरी वाली राज़ी हो गई। अब दोनों के जो 10-10 हज़ार रुपये आए, उसका ऑफ़र दिया गया दोनों हाउसवाइफ को कि ये तुम रख लो, इसको चाहे तो तुम खर्च कर लो, चाहे तो इसके बदले में जितना काम ये करती थी उन कामों के लिए नौकर रख लो, भाई 10,000 में मिल जाएगा ये इतना तो। या फिर तुम चाहो तो अब अगर तुम्हें लगता है तुम सारा काम खुद करोगी, ये 20,000 मतलब तुम दोनों के हैं, 10-10 दोनों के, इसको चाहे नौकर रख लो ताकि तुम्हारा काम कम हो जाए, जो तुम्हें लग रहा है कि हम ज़्यादा काम करते हैं, चाहो तो अपने पास भी रख सकती हो। और यकीन मानो वो 10-10 हज़ार मिलते ही दोनों दौरानी जेठानियों की जो बड़ी वाली थी उनकी एकदम सोच चेंज हो गई कि अरे जहाँ हम 12 लोगों का करते हैं ये 2 भी वहीं खा लेंगी, कोई बात नहीं, इनका क्या इतना अलग काम है, और पहले भी तो हम करते ही थे। दोनों ने मिल बांट के काम कर लिया कि ये 10,000 रुपये महीने के आएंगे, कुछ जुड़ जाएगा और इससे हम अपने घर पे भी मदद कर सकते हैं जो अभी तक नहीं कर पाते थे। 10,000 मिलते ही उनकी जो थकान, इरिटेशन ये थी वो सब गायब हो गई और अब पूरा परिवार खुशी से, काम वाली भी खुश कि उन्हें आके घर पे काम नहीं करना पड़ रहा, जो घर में रह रही हैं वो भी खुश कि उन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहा है उस चीज़ के जो पहले नहीं मिल रहे थे। तो ये होते हैं डिसीज़न। अब आपके यहाँ पे अगर आपका लग रहा है कि आपकी कमाई की वजह से भाई आप तो जा रही हो, आके कर रही हो, एक झाड़ू पोछा का काम एक्स्ट्रा है, तो आपके भी 2 तरीके हैं, या तो अपनी कमाई से झाड़ू पोछे वाले में हेल्प लगा दो, या फिर आप भी इसी तरीके से पैसे ऑफ़र कर दो कि भाभी मैं अपनी सैलरी में से आपको इतने पैसे दे दिया करूँगी, बताओ क्या पता आपके यहाँ भी ट्रिक काम कर जाए। मुझे तो बहुत बढ़िया लगी थी ये कहानी। दी, आप कहते हो कि रोज़ रात को अपने पूरे दिन के कोई 5 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, ये लिखना चाहिए। 5 क्या आप रूटीन वर्क हो सकती हैं या कुछ और? प्लीज़ दी इसको थोड़ा क्लियर करना। जी, रूटीन वर्क, आपकी तबीयत, कुछ भी जिसको देख के आपको ये लगा कि शुक्र है भगवान का ऐसा हुआ। इवन मैं आती हूँ, ई रिक्शा देख रही हूँ, कई बार अभी पिछले कुछ दिनों में बड़ी स्ट्रगल हुई, कुछ चल रहा था ट्रैफिक से रिलेटेड कि मुझे परेशानी हो रही थी, तो अब जब मुझे रिक्शा मिलने लगा है अभी 2 दिन से, समझिए कि जाती हूँ तो पहला या दूसरा रिक्शा ही तय हो जाता है, मिल जाता है, तो मैं बैठते ही होती हूँ कि भगवान शुक्र है मिल गया। तो देखो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो नहीं मिलेगा और 2 मिलेंगे, जितने पैसों में आ रही हूँ उससे और 50 रुपये ज़्यादा करके मिलेगा, लेकिन मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे जल्दी मिल गया, मेरे रेट में मिल गया, तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। स्कूल में किसी बच्ची के लिए मैंने अपने डायरी में तक में लिखा था, वो वीडियो में भी आया था पेज, एक लड़की बहुत दिनों से जोड़ घटा में, हासिल वाली घटा में या शायद जोड़ में वो स्ट्रगल कर रही थी। जिस दिन उसको आया मुझे लगा हे भगवान शुक्र है उसको आ गया, मुझे खुशी हुई, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो ऐसी आपको ग्रेटफुल होने की छोटी छोटी चीज़ें और कोशिश करनी है कि वो डेली रिपीट ना हो। तो जब आप ढूंढते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको एक्चुअल में ऐसी चीज़ें मिलने लगती हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, जिसके लिए आप भगवान का धन्यवाद कहना चाहते हो। तो यही है, इसमें रूटीन की भी चीज़ें हो सकती हैं। मान लो आज हमारा कुछ भी घर के काम के लिए भी या कुछ और, या ढेरों काम करने के बाद भी मान लो आपकी थकान आपको परेशान नहीं कर रही, मैं तो उसमें भी खुश हो जाती हूँ। अगर किसी दिन मैंने 14 घंटे की जगह 18 घंटे लगातार काम कर लिया और उसके बाद भी मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा या मैं नॉर्मल हूँ, तो मुझे बड़ी लग गई यार, तो मज़ा आया, कितना अच्छा लगा, शुक्र है भगवान का, बस ऐसे ही चले मेरा शरीर तो कितना बढ़िया हो। तो छोटी छोटी चीज़ें इसी तरीके से आप जब गिनोगे ना 5 की जगह आपको 7 मिलने लगेंगी और ये चीज़ें बढ़ेंगी क्योंकि अब आप उन्हें ढूंढ रहे हो।
मैम फ़ोन में तो कब क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। बच्चों को कार्टून देखने के लिए देते हैं, पूरे टाइम साथ भी बैठ सकते नहीं, क्या करें। अरे तो वो बनाओ ना, यूट्यूब किड्स आता है ना, उसमें नहीं आता कुछ भी ऐसा कंटेंट। उसमें स्ट्रिक्टली वो है ही बच्चों के लिए, उसमें ऐड भी आएंगे तो बच्चों वाले आएंगे, वो भी आएगा। और सही बात टीवी की, टीवी जब चल रहा है तो आप आसपास ही होंगे ना, आपको सुना ही आ रहा होगा क्या चल रहा है। उसमें तो आसानी से हो जाता है मॉनिटर। फ़ोन में मैं मानती हूँ दिक्कत है कि बच्चा क्या देख रहा है, उतना टाइम आपके पास नहीं है। तो यूट्यूब में देख रहा है तो वो यूट्यूब किड्स देखे। शॉर्ट्स वगैरह इंस्टाग्राम ये मत अलाउड करो। इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल कहना चाहिए नंगा नाच है। जितना ज़्यादा जो बेशर्माई की हद पार कर रहा है उसके उतने ज़्यादा फॉलोवर बढ़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल मतलब अलाउड ही मत करो। शॉर्ट्स तो बिल्कुल नहीं। जो मेरे बच्चे अगर यूट्यूब का नॉर्मल वर्जन भी देखते थे या गेम प्ले वगैरह उन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं वो देख रहे थे, तो भी उनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था कि शॉर्ट्स नहीं देखोगे फ़ोन में। अगर देखने भी हैं शॉर्ट्स की फ़नी वीडियो कैट और काऊ की, या फिर वो BTS वाला जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, लड़कियां आजकल बावली हुई पड़ी हैं उसके पीछे, उसका इन्हें भी चस्का है कि देखना, उसकी रील वगैरह उसके मेंबर्स पसंद आते हैं देखने में। तो उसके लिए भी यही है कि अगर शॉर्ट्स चल भी रहे हैं ना तो वो चलते हैं फिर टीवी में, तो हमें एग्जैक्ट आवाज़ भी सुनाई दे रही है और चलते फिरते दिख रहा है कि स्क्रीन पे क्या है। तो इस तरीके से मॉनिटर कर सकते हो आप। हाय, आज संडे था, अपनी बहन से बात करने का मन था बट वो बिज़ी रहती है। मैं अपनी मम्मी के जाने के बाद कोई ढूंढती हूँ किसी से मन की बात हो। सब अच्छा है बट कई बार एक हॉलोनेस क्यों लगता है। आपकी बातें सुनती हूँ तो लगता है हम लाइक माइंडेड हैं। आपका एंड टू एंड वीडियो देखा और बच्चों की सारी कॉपीज़ पर कवर कर दिया। अच्छा लगा आपकी सुन के, थैंक यू। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे नोटिस करोगे। बिल्कुल मैंने कर लिया आपको नोटिस। लाइफ ऑफ अ बेंगलोर डेंटी, आगे नहीं आ रहा, डॉट आ रही है। तो ये बहुत लोगों की है, मैंने भी बताया ना पीछे, यूनिट फैमिली है यार, अलग अलग रह रहे हैं, होता है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो अकेलापन खालीपन महसूस होगा, लेकिन ध्यान जब दोगे तो वो एक्चुअली खालीपन नहीं है, शांति है। अगर सब कुछ इतना बढ़िया होता तो हम भी साथ में ही रह रहे होते। हमेशा ये सोच के तसल्ली कर लिया करो अपने मन की। और अब आपको बिज़ी कैसे रहना है, आपको खुश कैसे रहना है, इस चीज़ पे आप कंसंट्रेट करो तो आपको रास्ते मिलेंगे। दी प्लीज़ अवन का यूज़ बताएं और बर्तन कौन सा यूज़ करें उसमें। मेरा तो माइक्रोवेव है, मतलब वो अवन वाला क्या, वो 180 डिग्री पे कन्वेक्शन में चल जाता है अवन की तरह। बाकी इसके माइक्रोवेव सेफ़ बर्तन आते हैं, ओवन में मेटल भी चल जाता है जितना मुझे पता है, लेकिन मैंने डर के मारे कभी चलाया नहीं। मैं तो उसमें माइक्रोवेव सेफ जो बर्तन होते हैं उन्हीं में करती हूँ जो भी करना होता है। तो प्लास्टिक चल जाता है, अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन प्लास्टिक रद्दी वाला ना हो। दूसरा कांच चल जाता है जो माइक्रोवेव सेफ़ हो। और अब मेरे पास तो मैं विशाल मेगा मार्ट से लाई थी, स्टील के हैं, लेकिन उन पर एक लिड एयर टाइट करने वाली सी वो उस तरीके की चढ़ी हुई है, और भगवान जाने क्या टेक्नोलॉजी है। वो स्टील के हैं लेकिन वो चल जाते हैं, उस पर लिखा हुआ था माइक्रोवेव सेफ। डर डर के पहली बार चलाया, चल गया तो वो भी चल जाते हैं। तो अलग से बर्तन आते हैं जो माइक्रोवेव सेफ होते हैं, या फिर ओवन में तो सब चल जाते हैं, स्टील वाले भी। लेकिन भैया पढ़ लेना, एक बार चला के देखना, मुझे खुद को डर लगता है कभी मैं कह दूँ और आपके ओवन में पटाखे बज जाएँ। हेलो दी, आप मेरी ननंद की एज की हैं एंड शी इज़ सो नाइस। आशा जी, मैं उलझन में हूँ, मेरी उलझन सुलझाएं। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे घर का काम करना भी बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और भी बहुत कुछ करती हूँ आपके लिए, लाइक स्वेटर बुन लेती हूँ अपने लिए, स्टिचिंग, मेकअप, पार्लर, काफ़ी कुछ। समस्या ये है कि मेरा मन है कि मैं यूट्यूब पर चैनल बना लूँ, कुछ क्रिएटिव बता दूँ। हस्बैंड से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। बाकी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, कैसे मनाऊँ थोड़ा सा बता दो। पहले तो उनसे प्रॉब्लम पूछो कि प्रॉब्लम है क्या भाई, तभी तो पता लगे ना कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। और अगर उनको फेस दिखाने से या कुछ दिखाने से, आपका ही व्लॉग चैनल नोट करना, महिला का उसमें कुछ खास फेस देखो, सीधी सी बात है। व्लॉगिंग चैनल अगर आप बनाते हो, इसके लिए मैंने भी पूछा था, जस्टिफाई वाले के लिए नहीं पूछा, क्योंकि जस्टिफाई में मैं जस्ट चीज़ें बना के दिखा रही हूँ। मेरे घर परिवार, बच्चे, मेरा पति, इस सब की कोई प्रिवेसी उसमें नहीं दिख रही थी, केवल क्रिएटिव चीज़ें दिख रही थी, वो हैं। तो आप तो वैसा ही कुछ करना चाह रहे हो ना, तो उसमें तो आप सीधे बोल सकते हो कि ना मैं घर की कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ ना कुछ और। व्लॉगिंग वाले में मैंने लिटरली बच्चों तक से पूछा था, बात करी थी, पूछा मतलब बात करी थी, उन्हें बताया था, उनको भरोसे में लिया था, और अपने हस्बैंड से भी। क्योंकि आप जब व्लॉगिंग कर रहे हो
घर का रूटीन दिखा रहे हो तो आप कितना भी साइड होके चलोगे, लेकिन आपके बच्चे, आपके पति, उनकी भी लाइफ कहीं ना कहीं शेयर होती है। तो आपको उनसे पहले पूछना चाहिए कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। अगर यही है तो आप क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो, सीधे बोल दो कि केवल हाथ हाथ नज़र आएंगे, मैं करके दिखा दूँगी, फेस नहीं दिखना, कुछ नहीं दिखना, तो मान जाएंगे। हेलो दी, मेरी एक भाभी है, वो हमारे साथ अच्छे नहीं रहती, उसको नेक्स्ट वीक अलग कर दिया। अलग होने के बाद वो तो खुश है, पर मेरी मम्मी रोती हैं कि कैसी बहू आई है। कभी कभी मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? अब तो अलग ही हो जाते हैं सब। अब नहीं होती और 2-4 साल बाद होती, नहीं रह रही साथ, नहीं रह रही। अब अपनी लाइफ एंजॉय करना सीखें, और अगर काम की दिक्कत है तो काम वाली लगा लें, लेकिन अपनी मम्मी को समझाइए कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और लाइफ का दूसरा फेज समझ के रीस्टार्ट करें, ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि उसे साथ में रख के रोज़ लड़ोगे, वो भी परेशान होएगी, आपकी बेइज्जती करेगी, आप भी परेशान होगे। उससे अच्छा वो अपनी लाइफ में खुश रहें, तो बीच में क्या पता तीज त्यौहार ये सब बने रहें। पता लगा साथ रखने के चक्कर में सभी ख़त्म हो गया। अब उसमें प्रॉब्लम यही आती है ना कि बुढ़ापे में हमारा करेगा कौन? नौकर रख लो। और नहीं तो अपनी सेहत का ख्याल इतना रखो कि जब तक हो सके, बेस्ट तो वो होता है कि हम अपने पैरों पर खड़े रहें, अपना काम खुद करने लायक होते रहें, तो वो सबसे बढ़िया है। किसी की ज़रूरत हमें पड़े ही ना, है ना। तो अपने माता पिता को थोड़ा सा हौसला दो कि कोई बात नहीं, अलग हो गई कोई बात नहीं। जब आपने हमें पाल के इतना बड़ा कर सकते हो, आपने ही तो करा है, तो आप अपना नहीं कर पाओगे? कर लो। नेक्स्ट, हाय दी, मैं अपनी सास जिठानी से अलग रहती हूँ, बट हम पूरी तरह से अलग नहीं। जेंट्स का काम एक ही है, वो दोनों हम हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करा देती हैं। आपके हस्बैंड यानी मन से अभी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखो कि किन चीज़ों पे लड़ाई होती है, पॉइंट वाइज बिल्कुल बढ़िया से नोट करो इन चीज़ों को, किन किन मुद्दों पर लड़ाई होती है, क्या कह के लड़ते हैं आपके हस्बैंड। बहुत ध्यान से इस चीज़ पे ध्यान दो, बजाय रिएक्ट करने के कि किस बात पे वो आगे भड़क रहे हैं। वो बात उन तक कैसे पहुंची, उसी रूप में पहुंची जिसमें हुई थी या बदल के पहुंची, उस चीज़ को लेके सचेत रहो। क्योंकि अगर काम एक है तो ये चीज़ लंबी चलने वाली है, आप कब तक लड़ते रहोगे। तो अपने हस्बैंड के सामने आपको ऐसी इमेज बना के रखनी है कि वो वहाँ से कुछ सुने भी ना तो भले उन्हें जवाब ना दें, हाँ हूँ करके आ जाएं, लेकिन घर पे आके आपसे ना बोलें। उन्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये अपनी जगह ठीक है। समझ रहे हो? हेलो मैम, मेरी ननंद हमारे साथ रहती है, उसका डिवोर्स हो गया है। वो कभी कुछ बोलती रहती है, फिर साथ हस्बैंड और सास भी शुरू हो जाते हैं। जब मैं कोई जवाब देती हूँ तो कहती है देख कैसे जुबान लड़ाती है। मेरा बेटा 6 साल का है, वो शुरू से ही उसको अपनी साइड रखना चाहती है। 3 साल रेंट पर रहकर आए हैं उसकी वजह से। अब उसने ही घर बुलाया है कि सास की देखभाल नहीं होती मेरे से। जब मैं अपने बेटे को कुछ कहती हूँ तो बोलती है इसको कुछ नहीं कहना। बेटा इस चीज़ को नोट करता है कि माँ गलत है और बुआ सही है, जिसकी वजह से वो अब मेरी बात नहीं मानता। प्लीज़ रिप्लाई करना मैम, क्वेश्चन बड़ा है। देखो जी, इसमें जो समस्या समझ में आ रही है, आप अलग रह लिए, इसका मतलब आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं आपसे बिल्कुल एंटी तो है नहीं, ठीक है। वो आपको वैल्यू करते हैं, इसीलिए वहाँ पर रहे। अब क्या हो रहा है कि मेरे से सास की देखभाल नहीं हो रही, आजा। यहाँ आपके एक पॉइंट ऊपर है, उसने अपनी गलती मानी। कहीं ना कहीं हस्बैंड की नज़र में भी आएगा कि बोलने की है मेरी बहन, काम इस पर हुआ नहीं, माँ की देखभाल इस पर हुई नहीं। आप अगर करने जाओगी तो इसमें आपकी जीत ही होगी, ठीक है। और अब में भी परिस्थितियाँ तुरंत बदल जाएंगी, क्योंकि अब उससे अपनी माँ की सेवा नहीं हुई। तो आपके पति और आपकी सास आप पहले से उसकी बातों में कम सपोर्ट करेंगे, पहली चीज़। दूसरी जो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है, जब बच्चे की बात आती है, अगर वो कहती है कि इसको कुछ नहीं कहना, तो सीधे बोल दो कि कल को ये बिगड़ेगा तो आप मुझे सुनाओगे सारे के सारे। कोई ये नहीं कहेगा कि ये सिखाया तेरी बुआ ने, सब ये कहेंगे ये सिखाया तेरी माँ ने। तो जिम्मेदारी जब मेरी है तो लेट मी डील। स्ट्रिक्ट शब्दों में बोल दो। बेटे का क्या है, 6 साल का है, वो घुचड़ू सा
है ना। मैं तो गुचड़ू कहती हूँ छोटे छोटे बच्चों को क्योंकि मेरी बेटियाँ क्या थी, जब वो छोटी थी ना तो ऐसे 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 करती थी, तो मैं कहती थी कि क्या गुचड़ू गुचड़ू करती रहती हैं। तो वो एक आता है, वो 6 साल का छोटा सा बच्चा है, अभी उसकी नज़र में जो भी बन रहा है ना वो इमेज चेंज हो सकती है, बुआ की भी और आपकी भी, है ना। तो आपको उससे जो कहना मनवाना है वो तो मनवाओ, लेकिन उसके साथ ना क्वालिटी टाइम बहुत बिताओ। जब आपका बॉन्ड तोड़ने वाले आपके घर में अवेलेबल हों तो आपको अपने बच्चों के साथ एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा पर्पज़ली, नहीं तो वो बच्चा उधर झुक जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा नहीं, बात आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, तो बाकी सारे काम किनारे पर रख के आपको अपने बच्चे के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है। उसको अच्छी बातें समझाओ भी, बुरी के लिए मना भी करो उसके साथ, लेकिन खेलो भी उसके साथ, बातें भी करो उसके साथ, मस्ती भी करो। तो कुल मिला के वो आपके साथ इतना अटैच्ड होना चाहिए कि जब उसे ये लगे कि यार ये मेरी मम्मी मुझे डांट रही है और दूसरा कोई कह रहा है कि नहीं डांटो, उसे तब भी ये लगे कि काश मम्मी हाँ कह देती, उसका मन दूसरी साइड जाने को ना करे। तो आपको अपने बच्चे पे इतना प्यार लुटाना है ताकि आपका बच्चा आपके हाथ में रहे, और रहेगा, ऐसा नहीं है। कोई कितना भी उसे टॉफ़ी चॉकलेट ये वो कर दे, वो क्षणिक होते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, पानी झील में ही मरता है। आप दूसरे के बच्चे को कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, वो मरेगा अपने माँ बाप पे ही। तो सेम चीज़ जाती है ना आपके लिए, पॉजिटिव भी तो जाती है कि मेरे बच्चे को कोई कितना ही लाड़ लड़ा ले, कितना ही लुभाव दे दे, कितना ही लालच दे ले, कितना ही उसके साइड ले ले गलत चीज़ों में, लेकिन मेरा बच्चा है वो घूम के आएगा मेरे पास ही। अगर मैं उससे प्यार से बात कर रही होंगी तो उसके लिए उससे बढ़ के कोई नहीं होता। तो ये चीज़ आपको बनाए रखना है। बॉन्ड अभी वो छोटा है, अभी बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर शायद वो कट जाए पूरी तरह। शादी के 16 के साल बाद गवर्नमेंट हेडमास्टर बनी हूँ, बड़े संघर्ष के बाद। 2 बेटियों और ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। घर का माहौल और स्टाफ से परेशान रहती हूँ, नींद भी नहीं आती। बेटा नहीं होने के कारण घर वाले नीचा दिखाते हैं। जॉइंट फैमिली में हूँ, पति कमाते हैं कम और वो कुछ नहीं बोलते। कमाने दो पति को कम, अब तो आपकी जॉब है, आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। दूसरी बात, घर का माहौल जो है कि घर वाले नीचा दिखाते हैं बेटा नहीं होने के कारण, है ना। तो उनसे कभी ये पूछना जिनके बेटा है कि जब वो प्रेग्नेंट थे तो उन्होंने कौन सा मंत्र मार के अंदर बेटा बनाया था। ये तो कुदरती चीज़ है ना भाई। जब एक औरत प्रेग्नेंट है तो उसने क्या ही किया है, अंदर बेटा है या बेटी है उसे करने के लिए, वो तो जो कुदरत का हो गया हो गया। तो जिनके बेटा है वो कूदते हैं ना, समझ लो उनसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। मान लो कोई सुंदर है, किसी की चमड़ी गोरी है और वो कूदा जा रहा है कि हाय मैं तो कितनी गोरी हूँ, हाय मैं तो कोई इतनी गोरी हूँ, और वो किसी काले आदमी का मजाक उड़ा रही है। तो उससे कोई ये तो पूछ ले कि तूने गोरे होने के लिए क्या करा था, अंदर वेट लिफ्टिंग करी थी माँ के पेट में, या कौन सी अंदर तूने मंत्र जाप करे थे जो तू गोरी है तो तेरा क्रेडिट है। भाई वो तो कुदरती मिला है, उसमें तेरा क्या योगदान है। या जो काला है या बुरा लग रहा है, शक्ल किसी की अच्छी नहीं है, या किसी की स्किन ख़राब है या बाल ख़राब हैं, जन्म से ही ऐसे हैं, उसने कौन सा अंदर बैठ के पाप करे थे, या उसने क्या नहीं करा, जो करा उसकी माँ ने करा खाने पीने में। तो फिज़िकल अपीयरेंस में जैसे अपना कोई हाथ नहीं है, तो जो उस पर कूद रहा वो भी बेवकूफ़, और जो उसे लेके इन्फीरियर हो रहा है, दूसरे की सुन रहा है, वो भी गलत कर रहा है। तो इसी तरीके से बेटा बेटी है, किसी की बेटी है तो उसकी क्या वो है, और किसी का बेटा है तो उसका क्या वो है। ये तो कुदरती है, शरीर की चीज़ है। तो ये जब सॉलिड जवाब आप उनको साइंटिफिक दोगे कि अपने शरीर के अंदर कोई हाथ डाल के बेटा और बेटी थोड़ी बना रहा है, जो बन गया बन गया। तो ये तो वहाँ पे एक बार कस के कर दो तो वो है, लेकिन वो ये कहीं ना कहीं आपको ही अगर लग रहा है मेरा बेटा नहीं है बेटा नहीं है, तब कुछ नहीं हो सकता। फिर तो वो सुनाएंगे, आप सुनती रहो कुड़ती रहो। रही बात स्टाफ की, तो स्टाफ की तो टेंशन देखो होती है और खूब बड़ी होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये परमानेंट नहीं होती, क्योरेबल होती हैं, है ना। थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी पॉजिटिविटी से अगर काम लें, और अगर ईगो क्लैश हो रही हैं तो हट जाएं वहाँ से, बजाय हर लड़ाई को अपनी नाक की लड़ाई बनाने में। तो ये चीज़ें ये हैं कि होती हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे अगर आपको झुक के भी सब कुछ ठीक करना पड़े ना, तो मेरी सलाह ये रहती है स्टाफ में थोड़ा सा झुक जाओ, शांति करो। 6 घंटे 8 घंटे की जो भी नौकरी है, अगर स्कूल के हो, हमारे वाले में ही हो, तो 6 घंटे आपके वर्किंग आवर होंगे, आधा आधा घंटा इधर उधर, लेकिन उसमें 6 घंटे जो काम करना है, बच्चों के साथ जो डीलिंग करनी है, आप उस पर काम नहीं कर पाओगे अगर स्टाफ में कलेश होगा। तो थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़े, कह दो हाँ भैया हम छोटे तू बड़ी, भले हम HM हैं।
तो शांति किसी भी कीमत पे अगर आप कर सकती हो कायम तो वहाँ कर लो। तो ऐसे तो आपका स्कूल सुधरेगा। और घर वालों को यहाँ शांति से काम मत लो। जो ऐसी बेवकूफ़ाना बातों पे चिढ़ा रहे हैं उनको एक बार ढंग से समझा दो कि थोड़े पढ़े लिखे हो तो पता होगा कि अगर मेरा बेटा नहीं है या मेरी बेटी है तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, तुम्हारे बेटा है तो तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। तो इस बात पर कोई इशू ना बनाओ। मेरी बेटी है, जो इनका नसीब होगा वो उनका हो जाएगा। और जो अब टाइम चलना है ना, मुझे तो स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है ये चीज़, जो बेटियों की माँ है ना, आगे आने वाले सालों में वो ज़्यादा कहना चाहिए सही रहेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से रेशो कम हो रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लड़के वाले इतने सुखी नहीं रहेंगे जितनी लड़कियों की माँ सुखी रहेंगी। नेक्स्ट, मेरी माँ आपकी वीडियो देखती हैं, धन्यवाद उनको। प्लीज़ आप उनके एक सवाल का जवाब दे दो। उनको काफ़ी सारे पेंडिंग वर्क दिमाग में चल रहे होते हैं। मैं कहती हूँ पूरा कर लिया करो, तो हर वक्त बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पेन बताने लगती हैं। मेडिकल टेस्ट में उनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। बिहेव ऐसा करती हैं जैसे बेड से उनको बांध दिया पर दिमाग में सब चल रहा होता। उनको कहती नींद लग रहा पर सो भी नहीं पाती, रात में बढ़िया सोती हैं। उनको कमेंट लिखना नहीं आता पर आपकी बात मानती बहुत हैं। वो 50+ हैं। तो आपकी मम्मी जो हैं वो ओवर थिंकिंग की समस्या से ग्रस्त हैं, और जो मुझे समझ में आ रहा है वो डिप्रेशन की अर्ली स्टेज में है। काम जो ना बढ़े हुए दिख रहे हैं, ये एक डिप्रेशन की अर्ली स्टेज होती है कि इस तरीके से आपको लगता है कि आपको बांध दिया। आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा है लेकिन शरीर लाश की तरह पड़ा हुआ है। ओवर थिंकिंग की सीवियर कंडीशन समझिए इसे, और डिप्रेशन की अर्लियर। तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को तोड़ें और बाहर निकलें। बड़े काम नहीं करने। उनसे बोलो कि जो जो काम उनके दिमाग में है ना, सबसे पहले उसे दिमाग से निकाल के पेपर पे लिखें। ठीक, खुद नहीं लिखना आता, वॉइस रिकॉर्ड करना सिखा दो, वॉइस में रिकॉर्ड कर लें, आपसे लिखवा लें, टेक्स्ट मैसेज कर लो, कुछ भी, कि आप मुझे बताती जाओ क्या क्या काम है, उनको मैसेज में टाइप करके दे दो। ठीक, सबसे पहला तो शॉर्ट यही करना है कि जितने भी काम हैं, चाहे वो 500 हैं मैं तो कहूँ, उन सबको डायरी में लिखो, सामने एक बॉक्स बना दो उनके, और उनमें से जो सबसे आसान हो ना, बिल्कुल 2-2, 3-3 मिनट के काम हो, 5 मिनट के, आधे घंटे के, है ना, जो सबसे आसान आपको लगे, कहना मम्मी आज बस ये काम कर लो, चलो उसके बाद लेट जाना। दर्द हो रहा है ना, कोई बात नहीं, हम पेन किलर खा लेंगे, ये वाले काम कर लो। और जब वो कर लें उनसे टिक लगवा देना। ओवर थिंकिंग है तो उनको फिजिकली एक्टिव करो एट एनी कॉस्ट, नहीं तो वो बिगड़ जाएगी उनकी हालत और ज़्यादा। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जेठ जेठानी सब अच्छे हैं, पर अब हमारा घर बनने वाला है ससुर जी के घर के ऊपर, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नीचे का फ्लोर भैया को दे देंगे, वो बाहर जॉब में है, उनका 25 लाख का पैकेज है, सास ससुर हमारे साथ हैं, उन्हें लेकर हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि भैया पैसे देंगे क्या, तो बोलते हैं कि दे, तो उनकी मर्ज़ी, उन्होंने हमारी शादी में और नंद की शादी में पैसा लगाया था, तो मैं अब हस्बैंड पर पैसों के लिए फ़ोर्स करूँ या नहीं। मैं भी जॉब में हूँ और मेरा हस्बैंड का बिज़नेस भी अच्छा है, शादी को 18 साल हो गए हैं और ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है। मैं नहीं चाहती इस बात के कारण हम सबके रिश्ते ख़राब हों, स्पेशली मेरे और मेरी जेठानी के, दोनों भाइयों और बच्चों में भी बहुत प्रेम है। तो मत कहो यार बिल्कुल भी पैसों को। अगर परेशानी होती एक बार को तो सोचा भी आ सकता था, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, अकेले रहने से अच्छा नीचे रहेंगे, सुखी रहेगा परिवार, सही रहेगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो दिक्कत क्रिएट मत करो फिर। मैम, जब भी मैं अपनी बेटी को कहीं रिश्तेदारी में लेकर जाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा शरारत करती है, जिसकी वजह से बहुत बुरा फील होता है, क्या करूँ मैम। रिश्तेदारी बोल देते हैं कभी कभी कि आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा शरारती है। अपनी बेटी के कान में अच्छे से डालो ये बात कि ये मत सोचना कि बाहर हो तो मैं डांटूंगी नहीं या तुम्हारी क्लास नहीं लगाऊंगी, मैं सबके सामने तुम्हें डांट सकती हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारा वहाँ पर तो चांटा मार दूँ, तुम्हें धमकी दे दो उसे। उसको ये लगता होगा कि सबके सामने तो मम्मी कुछ कहेंगी नहीं, तो वो जो इतनी भी उसकी भड़ास है ना, जो घर में नहीं करती होगी वो भी वहाँ निकाल देती होगी। तो उसको क्लियर कर दो कि बेटा मैं जितना घर पे डांटती हूँ या गलत काम करने पर टोकूँगी, चिल्लाऊँगी, उतना ही मैं यहाँ भी करूँगी। अब सोच लो यहाँ पे सब कोई है, तो जो एम्बैरेसमेंट आपको महसूस हो रही है ना, वो उस पर बता दो कि वो भी ये सोचे कि यार यहाँ ना करूँ वरना सबके सामने डांट पड़ेगी। उसको क्लियर कर दो तो उल्टा हो जाएगा कि घर में वो फ्री रहेगी थोड़ा बहुत जो भी उसे करना है, लेकिन बाहर जाके थोड़ी कॉन्शियस रहेगी कि भाई यहाँ ना करूँ, 4 लोग बैठे हैं, मम्मी यहीं पे क्लास लगा देंगी।
हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। इन्हीं का है कि मेरी बेटी बोलने में देरी कर रही है। बेटा वो देरी कर रहा है, मैं क्या करूं? कुछ मत करो, वेट करो। कुछ बच्चे देर में बोलना सीखते हैं लेकिन सीख जाते हैं, अभी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है शुरू में। नेक्स्ट, आपने छोटे बच्चों का एक कार्टून चैनल बताया था फ्रूट्स नेम और स्टडी के लिए, चूचू टीवी, CHU चूचू टीवी करके है एक, उसमें आते हैं बहुत सुंदर वीडियो और बहुत अच्छे रिदम में, मतलब मेरी भी ज़बान पे चढ़ गई थी वो सारी इंग्लिश पोएम उस टाइम पे। नेक्स्ट, सुनीता दी प्लीज़ हेल्प, मेरे हस्बैंड 3 भाई 1 बहन है। मेरे हबी को आदत है उनके भाई बहन को भी पैसा मांगे दे देते हैं मुझसे छुपा के, बोलो तो बड़े से बड़ा झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। अगर उनके फैमिली के बारे में कुछ ना बोलो, चुप रहो तो सब अच्छा। सास ससुर नहीं है शादी के पहले से ही, मैं शादी के 10 सालों में 10,000 बार समझा चुकी हूँ पर सुनते नहीं। इनके भाई बहन बेवकूफ़ बना के पैसे लेते हैं और सब मज़े में हैं, हमसे अच्छा खारे पहन रहे हैं। जब उनके भाई बहन पैसा मांगने आते हैं ना, आप उनके सामने बैठा करो। अगर वो कहें भी कि चली जा वहाँ पे, तो कहना कि दे तो रहे हो, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, पर मुझे भी तो पता लगे कि हमारे जितना कमा रहे हैं भैया को ज़रूरत क्या पड़ती है। आप वहाँ से हटो मत, बैठ ही रहो। और अपने हस्बैंड को ये बोलो कि रुकना तो आपको है नहीं, लेकिन बुरा ये लगता है कि आप छुपा के देते हो, मेरे सामने दिया करो, मुझे बता के दिया करो, या मेरे नॉलेज में तो हो तब दिया करो, कोई बात नहीं, देते रहो। ये कर लो तो फिर वो आपको शायद बताएंगे भी कि क्यों दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, आएगा इसमें गिरावट, क्योंकि अब आपको पता है। आपको जो बुरा लग रहा है ना, वो मेन वही है कि दे रहे हैं, उससे ज़्यादा है कि छुपा के दे रहे हैं। किसी भी पत्नी को बुरा लगेगा, तो उनसे यही बोलो कि दे रहे हो, पता तो मुझे चलता ही है, छुपा के क्यों दे रहे हो, दो, लुटाओ, मेरा भी निकाल के दे दो सब, रुकना तो तुम्हें है नहीं, है ना। तो सीधे है। और जब वो आए ना, तो बस यही एक वो मारो कि मुझे भी तो जानना है, मतलब हमारे जैसा कमा रहे खा रहे हैं, सब कुछ है, ज़रूरत पड़ काहे के ले रही है, किस चीज़ के ले रही है। अब वो जब अपना कारण बताएं कि इस चीज़ के लिए, तो आप उनको आगे के उपाय बताओ कि इसका तो आप वहाँ से कर सकते थे, या इस चीज़ का तो ये भी हो सकता था, या कब तक वापस दे रहे हो भैया। लड़ाई तो आपकी होनी है, लेकिन भैया और दीदी को भी तो पता लगे कि कलेश हो रहा है आपकी वजह से घर में, थोड़ा सा तो उनके सामने भी बोलो। नेक्स्ट, हेलो दी, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स सिंस ओवर 13 years नाउ, वी बोथ आर इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, आई एम मैरिड एंड एक्सपेक्टिंग एंड शी इज़ नाउ लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर. Lately it feels like she is trying to show how her life is so much fun with all the outings and all the friends. If I want to share anything about my pregnancy, she would avoid talking about it and go back to talking about herself. I have started feeling disconnected to her now, not sure what to do. आप वही है मेन कि अलग फेज़ में हो, वो अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं कि वो दिखा रही है कि वो बहुत खुश है। आप अलग फेज़ में हो, वो अलग फेज़ में है, आपका अलग चैनल लगा हुआ, उसका अलग चैनल लगा हुआ, तो ऐसे टाइम पे डिस्कनेक्टेड होना स्वाभाविक है। लेकिन जब वो शादी करेगी, फिर वो आएगी इस फेज़ में, आपका दोबारा बॉन्ड बन जाएगा, देखना। तो अभी ना जितनी बात हो रही है उससे फॉर्मल हो रही है, ठीक है। अभी आप अपनी प्रेगनेंसी और बच्चे पे ध्यान दो, जितनी वो बात करे उतनी कर लो। फ़िलहाल आपका ये टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इधर ध्यान देना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। हाय सुनीता, स्टार्ट पेड मेंबर्स, जिसमें कुछ चार्जेस होते हैं लाइक 199 या 299, और हम उसे ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मंथली चार्जेस। इट विल हेल्प योर हार्ड वर्क एंड पेड मेंबर्स गेट सम एक्सक्लूसिव वीडियोज़, और आप उनसे ऑनलाइन मीट कर सकते हो एज़ पर योर विश। देखा तो था मैंने वो ज्वाइन करने वाला, लेकिन उसके सेटअप के लिए जो चाहिए होता है ना, मुझे उतना टाइम ही नहीं मिल रहा सही बताऊँ तो। और लिव लाइफ ईजी पे तो कब से है वो, लेकिन सही बताऊँ तो समय ही नहीं मिल रहा उसके लिए कि मैं उसके ऊपर देखूँ, सोचूँ, विचार करूँ। क्योंकि उसमें ये होता है कि 199 वाले को आप क्या प्रोवाइड कराओगे, क्या पर्क्स दोगे, तो आधा शायद उसमें करा भी था, वो कंप्लीट हुआ ही नहीं, और मैं अपना बिज़ी हूँ वीडियो लगाने में और करने में काम, तो चल ही रहा है वो, देखते हैं। लेकिन जैसा चल रहा है वही है, मैं इसी को फॉलो करने में लगी पड़ी हूँ, कुछ नए सेटअप का। वरना अगर कोई करना चाहे तो अभी भी चैनल में काम तो बहुत है जो करने को है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही बिकॉज़ ऑफ टाइम। लेकिन मुझे लगता है कि जितना हो रहा है काफ़ी है, मेरे शेड्यूल के हिसाब से जितना कर सकती हूँ वो तो कर ही रही हूँ। फिर भी अगर कभी लगेगा
या हो पाया तो ज़रूर करूँगी। आपको पता चल जाएगा चैनल के नाम के आगे ज्वाइन करा मिलेगा। और दूसरा मुझे लगता है कि कोई शायद ज्वाइन ही ना करे, क्यों ही बेकार की लकड़ी लेनी है, ये भी लगता है मुझे कि कौन ही ज्वाइन करेगा पैसे दे के महीने का। ठीक है, फ्री की आ रही है वीडियो, तब तक तो सब देख रहे हैं, सही है। पैसे देने वाला फिर वही चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि हर कोई पैसे देने के लिए अब वो भी नहीं है ना कि खर्च कर ही दे इतने। तो यहाँ पर यह है कि सबका काम हो रहा है तो ठीक है, चल रहा है। क्या उनका एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सबके लिए एक सा चल रहा है, सही है। तो मैं भी मतलब ओके हूँ इस चीज़ में। हेलो सुनीता जी, मेरे चेहरे पर झाइयों के स्पॉट हैं, क्या ये स्किन केयर ऐप में जानकारी जो देता है वह सही है? क्या मैं इसको कर सकती हूँ? हाँ जी, करते तो हैं इसमें दावा। झाइयों के लिए मैंने ट्राई नहीं किया, डार्क सर्कल के लिए क्या आप देख रहे हो, फ़र्क तो है। आगे नेक्स्ट, राधे राधे दी, आप मेरे लिए राधा रानी का वरदान हो। अरे यार, आपकी सारी बात मेरे दिल को बहुत हिम्मत देती हैं। मेरे ससुराल में सास ससुर टॉक्सिक हैं, मेरे पति 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं, सास को OCD है, ससुर रोज़ ड्रिंक करके कलेश करते हैं। बहुत बढ़िया, सारा ही तमाशा हुआ पड़ा है। सारा काम करके फिर भी सास ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, मैंने तंग आकर जहर पी लिया। अरे बाप रे बाप। पर पति ने मुझे बचाया, अब हम ससुर के घर में ही अलग रहते हैं। 1 साल के बाद पति फिर से अपनी माँ से बोलने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं मर जाऊँ पर उनसे ना बोलूँ। आप बताएं मैं क्या करूँ? भैया अगर इतना सीरियस है कि मरना आसान लग रहा है उनसे बात करने के अलावा, तो मत बोलो। और पति को भी यही बोलो कि जो एक बार हुआ था आप चाहते हो वो दोबारा रिपीट हो। वो कहेंगे नहीं, क्या ना होगा, मैं हेल्प नहीं कर सकती इस चीज़ में, वो चीज़ दोबारा हो सकती है, तो कृपया मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स मत करो, सिंपल बोल दो। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आई वर्किंग इन MNC नाइट शिफ्ट 6:30 PM to 3:30 AM। मेरी 2 बेटी हैं, 9 साल की और 3 साल की, दोनों स्कूल जाती हैं। मैं नाइट शिफ्ट के कारण दिन बहुत थकी रहती हूँ और बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। प्लीज़ मुझे कोई टाइम टेबल सजेस्ट करें, थैंक यू। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं आप उस टाइम पे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मेक श्योर करो इस तरीके का रूटीन बन जाए। अंधेरा कर लो अपने कमरे में, पर्दे वगैरह लगा के साउंड स्लीप उस टाइम पे अपनी ले लो, क्योंकि नींद तो चाहिए। अब आप वहाँ जग रहे हो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये है कि कभी सब्ज़ी वाला आ रहा है, कभी कबाड़ी वाला आ रहा है, तो इस तरीके का कमरा अपना हो कि कम से कम उसमें नॉइज़ आए। और अगर आपने 3 से 4 घंटे की साउंड स्लीप ले ली उस टाइम पे, फिर आपका बन जाएगा, है ना हिसाब किताब। तो वो भाई जब रात को जग रहे हो तो दिन में तो रहेगा बॉडी क्लॉक, लेकिन उस हिसाब से सेट करनी पड़ेगी आपको धीरे धीरे। उसके लिए वही है कि जो रात की जैसी नींद होती है तो 6.5 घंटे ना भी मिल रही हो तो कुछ घंटे ये है कि 3:30 आके आप थोड़ा बहुत सो जाती होंगी। और अगर वो भी नहीं मिल रहा तो फिर तो बहुत ज़रूरी है जैसे ही बच्चे जाएं आप अपना समेट सके काम तुरंत ही, दरवाज़ा और तब अपना सो जाओ, फिर उठो तब जाके अपना काम वाम करो। क्योंकि 3:30 से फिर जब तक बच्चे जाएंगे उतनी देर में अपना ब्रेकफास्ट, लंच, पूजा पाठ, नहाना धोना वो सब निपटा लो एक झटके में, है ना। फिर बच्चे चले गए स्कूल, उसके बाद पहले आप अपनी नींद पूरी करो, उसके बाद फिर दोपहर से काम अपना शुरू करो। जब बच्चे स्कूल से आएंगे उस टाइम का अलार्म लगा के सो, और उस बीच में अपना फ़ोन भी बंद रखो, दरवाजे में लॉक करके सो, जो आ रहा आता रहे, कोई मतलब नहीं, अपनी नींद पूरी करो उस टाइम पे। दीदी मेरे पति गुटखा खाते हैं, मेरे शशि बात मानते हैं, ये बात नहीं नमस्ते, कितना गलत होगा। ये होगा मेरे सभी बात मानते हैं लेकिन ये बात नहीं समझते, क्या करें दी? बहुत जिम्मेदार हैं लेकिन गुटखा नहीं छोड़ा ले हैं, क्या करें दी? गुटखा छुड़वाने की भाई दवाइयाँ आती होंगी या तो कुछ, बाकी गुटखा शराब ये आदमी अपनी विल पावर से ही छोड़ सकता है। अब आप उन्हें कैसे ही बंद करोगे? कोई बच्चा हो तो उसे पैसे नहीं मिल रहे, बाहर नहीं जा रहा, वो बाहर जा रहे हैं, जेब में पैसे हैं, दुकान में गुटखा लटक रहा, लिया खा लिया, है ना। तो उसका किसी की कोई आदत छुड़ानी हो तो वो आप कैसे ही छुड़ाओगे? आप कोई रिहैब सेंटर के डॉक्टर तो हो नहीं, वो खुद छोड़ेगा अपनी मर्ज़ी से, कह ही सकते हो। तो जब ये कह रही हो ना कि वैसे बहुत समझदार हैं, तो उनको आप एटलीस्ट इतना कह सकती हो कि भैया दिन के अगर 10 गुटखे खा रहे हो तो 8 खा लो, 8 खा रहे हो तो 5 खा लो, 5 खा रहे हो तो 2 कर लो,
कम कर दो, एक सुबह एक शाम खा लो, कि कम तो कर सकते हो, शायद इस डील पर वो मान जाए। ये कह के देख सकते हो कि भैया ख़त्म नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हो। कल को थोड़े दिन बाद ना मुंह खुलना बंद हो जाएगा, मुंह का कैंसर होएगा वो तय है। यही बोलो इन्हें, जबान हिले ना आपकी, मतलब कांपे ना ये चीज़ बोलने में कि आप जो कर रहे हो ना इसका अंत यही होना है और होएगा। तो जानते बूझते सब कर रहे हो ना, तो इतना जोड़ के रख रखा हमारे लिए कि आपके बाद भी सब हो जाए। सीधे ये वर्ड बोलो उन्हें। पता नहीं क्यों नहीं नज़र आता यार लोगों को। अब ये है आज का लास्ट। हेलो डियर, आई एम राइटिंग माई कमेंट अगेन। ये वही हैं जो पिछली बार मैंने बोला था एपिसोड 69 वाले, अब मैं पढ़ रही हूँ इनका। वी लेफ्ट आर डॉटर 12 years of age नाउ इन इंडिया एज माई जेठ जेठानी डजेंट हैव देयर ओन चाइल्ड। अपनी 12 साल की बेटी को इन्होंने इंडिया में छोड़ दिया। इट वॉज माई MIL डिसीजन। She pollutes my girl mind and feed negativity towards us. I want my girl to visit us in her holidays so that she can see the life her also in abroad. They don't want to send my girl to us here even for few weeks. Me and my husband want my girl to pursue her career her once she is more older. I will respect her choice wherever she wants to live after that. Also, my Jethani doesn't like me involving with my girl. Whenever we go to India, please advise. How can I strengthen my bond with my girl? Also reply if I am wrong in my decision of her visiting us. मुझे तो ये शुरू में ही बेकार लग रहा है। आपने अपनी 12 साल की लड़की को जेठ जेठानी के पास क्यों भेज दिया कि उनका क्या है, उनका अपना बच्चा नहीं है। तो ये क्या तरीका है? या तो ये होता कि आपने अडॉप्ट करने के लिए अपना बच्चा भाई पैदा हुआ उसको दे दिया, यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर आप उसके माँ बाप नहीं हैं, आपने उन्हीं के लिए किया, उनको दे दिया, वो तो समझ में आता है। लेकिन एक 12 साल की लड़की आप किसी को रहने के लिए भेज रहे हो क्योंकि उनका अपना बच्चा नहीं है। आपने सोचा कि उस बच्ची के मन पे क्या बीतेगी? वो आपसे अटैच्ड होगी, अपने माँ बाप को छोड़ के उसे ताऊ ताई के साथ रहना पड़ रहा है क्योंकि उसकी दादी ने कह दिया, भले वो उसे सोने का कोर खिला रहे हैं, मैं तो कहूँ। तो ये तो स्टार्टिंग ही गलत है। कहाँ से बॉन्ड बन जाएगा वो आपका अपनी बेटी के साथ? और दूसरी चीज़, उनका क्या है कि भैया अपना बच्चा है नहीं, अब वो आपसे कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म करके अब चाह रहे हैं कि वो बच्ची उन्हीं की होकर रह जाए। इसमें आप बड़ों का ना, मैं बता रही हूँ, गुस्सा आ रहा है कि कुछ नहीं बिगड़ रहा, उस बच्ची का नाश कर दिया आपने। तो ये क्या ही बेवकूफ़ाना डिसीजन था कि सासू ने कहा अपनी जेठानी के पास अपनी लड़की छोड़ दे। अरे 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी हो गई, विंटर वेकेशन हो गई, ऐसे तो रहते हैं। कोई पढ़ाई करने के लिए 1 साल रह लिए, ऐसे होता है। लेकिन ये क्या तरीका है कि उनका बच्चा नहीं है तो आपने अपने 12 साल का बच्चा वहाँ पे छोड़ दिया। अगर इतना था, आप कंसीव करती दोबारा, पूरा एक सेपरेट बच्चा उन्हीं के लिए आप बर्थ देती उसको और फिर उनको देती, वो उनका ही होता। ना आपको परेशानी ना उस बच्चे को परेशानी। वो जब से आँख खोलता उसे लगता भाई ये मेरे माँ बाप हैं। अब आपने अपनी लड़की को तो बांट दिया खुद में, ठीक है। अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन आई स्ट्रेंथन माई बॉन्ड विद माई गर्ल? अब नहीं होने का, मुझे नहीं लगता। अगर वो लड़की वहाँ पर खुश है तो भी नहीं होने का, क्योंकि अब उसका मन वहाँ लग गया। अगर तो वो वहाँ पे आके खुश नहीं थी, इंजॉय नहीं कर रही थी और वो रही है, तब भी वो आपसे वो जुड़ाव महसूस नहीं करेगी, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि मेरी माँ ने मेरे को वहाँ भेज दिया। समझ रहे हो? अब आपकी अगर सास कहने लगे, अब देखो थोड़ा हार्श वर्ड है, अगर आपकी सास कहने लगती कल को कि मान लो आपके जेठ नहीं है, अपने पति को वहाँ भेज दे, उसका पति नहीं है, ये कोई बात नहीं होती। बच्चा मेरा पति, ये कोई बांटने की चीज़ नहीं होती। या तो फिर दे ही देते हो उसे ही कि भैया अडॉप्ट, छोटा बच्चा, तो वो ही सही था। अब ये तो आपने गलत ही करा है। अब इसमें क्या ही करोगे कि भैया उसकी चॉइस, बस आपके पास यही ऑप्शन है। अब अपनी बिटिया की चॉइस की रिस्पेक्ट करो कि बेटा तुझे जैसे रहना हो, यहाँ रहना यहाँ रह ले, वहाँ रहना वहाँ रह लो, वहाँ वो रहने तो देंगे नहीं। तो अब तो आपको सब्र कर लो कि भैया बेटी मेरी नाम की रहेगी, वो कहेगी आपको माँ। लेकिन अब वो बॉन्ड जो आपका टूट गया वो बहुत मुश्किल है क्रिएट होना दोबारा, अनलेस आप उनसे बात करें अपनी बिटिया से
इस चीज़ की गलती को एक्सेप्ट करें, उससे माफ़ी मांगें कि भाई मैंने तेरा जो भी किया, मैं मजबूर थी या कुछ भी है, उसको कन्विंस कर लें, तब उसको लाने की कोशिश करें, मे बी आ जाए। बाकी स्थिति बिगाड़ चुके हो आप, तो ये नहीं सही हुआ मेरे हिसाब से। अब आपके हाथ में सिवाय अपनी बेटी की मर्ज़ी के रिस्पेक्ट करने के और कोई ऑप्शन है नहीं। जो भी वो डिसीजन लेगी अब आप उसके साथ जाओ, यही एकमात्र उपाय है अपनी बेटी की नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त बनाए रखने का, और इसी रास्ते पे जाके आपका बॉन्ड स्ट्रेंथन हो सकता है, और कोई रास्ता है भी नहीं। अब आप उस पर अपनी कोई मर्ज़ी थोपना चाहो तो कुछ नहीं होने का, ठीक है ना। तो बस उसका ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है, अगर उसे कहीं ज़रूरत है तो आप हो, इस तरीके से उसकी पेरेंटिंग आपको बाहर रहते हुए देखना है कि बस जहाँ उसको ज़रूरत है आप अवेलेबल हो जाओ। तो हो सकता है आगे जाके कभी वो आपको समझे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कौन देता है अपना बच्चा भाई। चलो, यहाँ पर इसके जितने भी क्वेश्चन थे, कितने थे, 100 समथिंग थे, इनको मैंने सबको जवाब दे दिया। 152 कमेंट थे, तो उसमें कुछ सवाल थे, कुछ तारीफ़ें थी, और कुछ जिनके पिछली बार जवाब दिए थे उनके पॉजिटिव रिस्पांस थे कि उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो गई हैं। अब यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है 81 वाले जवाबों का, एपिसोड है 83, और मिलती हूँ अब आपको एपिसोड 82 के जवाबों के साथ। तब तक के लिए अगर ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो इस पे लोग मुझे सलाह दे रहे हैं और वो मेरे अच्छे के लिए दे रहे हैं कि मैं इसके शॉर्ट क्रिएट करूं, तो मेरे पास नहीं हो रहा टाइम इसके शॉर्ट क्रिएट करने का। उसको मैं तरीका बता देती हूं आपको। मान लो आपको वीडियो का कोई हिस्सा पसंद आया है, ठीक है, आप उस पर कैंची का बटन आता है क्लिप करने का, आप उस पर वहीं पे उसी पॉइंट पे अगर उसको क्लिप करोगे ना, और फिर एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, और क्लिप करने के बाद आता है शेयर का बटन। अगर सपोज़ करो आपने उसे अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया या कहीं पर भी आपने उसे शेयर कर दिया, तो जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करेगा वो वीडियो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से प्ले होनी उसके फ़ोन में शुरू हो जाएगी। तो वो वही काम करेगा कि जो आपको लाइन सुनानी है ना, वो लाइन उस बंदे के पास प्ले हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से, आपको जो लगे ना कि यार इस पॉइंट का तो शॉर्ट होना चाहिए था, तो वो चल जाएगा। एक और चीज़ उसमें काम किया है कि 3 मिनट से ज़्यादा शॉर्ट का नहीं होता, और कई सवालों के जवाब जाते हैं 4 मिनट 5 मिनट के। तो वो जब एक बार क्लिप करके आप शेयर कर दोगे तो वो वीडियो प्ले होनी शुरू हो जाएगी, शायद वो उससे आगे तक भी चलती जाती है जब तक वो स्किप ना करे फिर। तो ये तरीका हो सकता है आपको, अगर शेयर करना है इसका कोई कंटेंट का हिस्सा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और एवरी प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल हो जाएगा। बस आपको यूट्यूब पे जो प्ले हो रही है क्लिप करना उस वीडियो को। तो मेरे पास ऑप्शन भी, मतलब मुझे यहाँ पे दिखता भी है कि किसी ने क्लिप किया है, जिसने किया है उसका नाम भी आता है, और फिर उस क्लिप को कितने लोगों ने देखा वो भी आता है, 2 ने, 3 ने, 5 ने, है ना। तो आपका भी मुझे पता चलेगा कि कौन कौन क्लिप कर रहा है उस चीज़ को, वो भी एक मेरी निगाह में भी रहेगा, और बाकी आपको जो शेयर करने का मन है वो भी हो जाएगा। तो ये हुई आज की बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।